अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पढ़ रहा हूँ नावल सरकश की एक और न्यू एपिसोड। इसका तो मैं एक ना एक रोज़ हिसाब देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सूद के साथ। वो मेरे हाथ में नहीं थे। मैंने नरम लहजे में कहा, हॉस्पिटल में जहनी मरीज़ों का वार्ड भी है। वो 3 अफराद फरमाइश पर वहाँ से मुश्तार लिए गए थे। वो बहुत शॉर्टकट द्वारा आ सकते हैं। तुम बताओ, तुम्हारा अब क्या इरादा है? तुम जिस तरह की मालूमात हासिल करना चाह रहे हो वो करना वाकई मेरे बस की बात नहीं है। वो बेचारगी से बोला, यकीन करो मुझे वाकई मालूम नहीं है कि रेड डॉट के या इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर हालात मामूल पर होते तब तो शायद मैं कुछ बता देता, लेकिन इस वक्त बिल्कुल मालूम नहीं है। होटल में जिस सफ़ेद फार्म से तुम मिलने आए थे उसका नाम क्या है? मैंने पूछा। वो इंडिया में हमारे सफारत खाने में फ़र्स्ट अताशी है, आजकल यहाँ आया हुआ है। वो बाज़ औक़ात एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के सिलसिले में हंगामी मौक़ों पर हमें एक जाली कागज़ात फ़राहम करने के इंतज़ाम करता है, लेकिन इसे रेड डॉट के पूरे सेटअप के बारे में कुछ मालूम नहीं। एक तरह का स्पाई है। ये तो कोई बात नहीं मिस्टर एक्स, मैंने मायूसी से कहा। हमने तो तुम पर बड़ी मेहनत की है, इसके सिले में हमें तो कोई बात मालूम नहीं हो सकी। अब भला मैं क्या कर सकता हूँ? वो रो देने वाली आवाज़ में बोला, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तुम्हारी लाइल्मी की वजह से तुम्हारी ज़ात में मेरी दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैंने बेदारी से कहा, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए दोबारा जहनी मरीज़ों को मुश्तार लिया जाए और इन्हें शुगर मेला करने का मौका दिया जाए, या तुम्हारे लिए आसान सी मौत का बंदोबस्त कर दिया जाए, यानी गोली मारकर कहीं फिकवा देना जाए। मैंने पेशानी पर मसलते हुए कहा। सोचने की अदाकारी की। ये भी तय थी कि मिस्टर एक्स की अकड़ ख़त्म हो चुकी थी। इसके वक्त मुझे इसकी हकीकत मालूम होती जा रही थी। अच्छा, तुम अपना असली नाम बता ही दो। मिस्टर एक्स से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा, मेरा नाम फारवल है, फारवल शेरटन। वो बिला तामुल बोला। इसके लहजे में मुझे मज़ीद अंदाज़ा हुआ कि इसे जो कुछ मालूम था वो इसके लिए अब पूरी तरह तैयार था। राहिला अब तक मेरी आड़ में खड़ी थी। फारवल गालिबन अब पूरा चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन इस लम्हे राहिला बेख्याली में शायद कुछ मुस्तरब होकर आगे आ गई। शायद वो कुछ कहना चाहती थी। फारवल को बुरी तरह चौंकते देखकर वो अपनी बात भूल गई। फारवल इसका चेहरा देखकर बुरी तरह चौंका था। मेरे ख्याल में इसका रद्द-ए-अमल कुछ ऐसा गैर मुतवक्के नहीं था। राहिला के चेहरे पर अभी तक किसी की भी नज़र नहीं पड़ी तो इस तरह चौंकता। मेरे कान इस वक्त तक खड़े हुए जब मैंने फारवल को ये कहते सुना, तुम राहिला हो ना, अफजल की दोस्त। वो एक टुक राहिला की तरफ देख रहा था। राहिला की बजाय मैंने जवाब दिया, हाँ ये राहिला है मेरी दोस्त। तुम इसे देख कर क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मैं गायबाना तौर पर इसे जानता हूँ, मुझे इसके बारे में रिपोर्ट मिली थी। इसका चेहरा डॉक्टर बर्नार्ड ने ऐसा बनाया था वो गोया बहुत सी तकलीफ़ को किसी हद तक भूल गया था। हाँ, ये उस मरदूद की इल्मी काबिलियत का एक नमूना है। मैंने नफ़रत से कहा, क्या तुम नहीं चाहोगे कि इस लड़की का चेहरा ठीक हो जाए? बोलो। वो तेज़ी से बोला। इसे गोया उम्मीद की कोई किरण दिखाई देने लगी थी। ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने कहा, क्या तुम इस सिलसिले में कुछ कर सकते हो? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बल्कि शायद दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो बोला, ये चेहरा डॉक्टर बर्नार्ड ने बिगाड़ा है, वही इसको ठीक कर सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि डॉक्टर बर्नार्ड कहाँ मिल सकता है। मेरे साथ सौदा करो, मैं हमें बर्नार्ड के बारे में बताता हूँ तो मुझे छोड़ दोगे? मैंने कहका लगाया। राहिला भी मुस्कुरा दी और शगुफ्ता लहजे में बोली, डियर मिस्टर फारवल, ये मत फ़र्ज़ करो कि मैं अपने चेहरे का ये नुक्स दूर कराने के लिए मरी जा रही हूँ, या अफजल इसे सही हालत में देखने के लिए मरा जा रहा है। हम बेशक इस ख्वाहिश में मरे नहीं जा रहे, लेकिन ख्वाहिश बहरहाल ज़रूर है। मैंने नरमी से कहा, हम डॉक्टर बर्नार्ड को तलाश ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तुमसे सौदेबाजी नहीं हो सकती। तुम सौदेबाजी की पोजीशन में नहीं हो। इसके बावजूद तुम इन सिलसिले में ज़ुबान खोल कर फ़ायदे में रहोगे। क्या फ़ायदा होगा मुझे? वो कसमसाते हुए बोला, तुम्हें इन तकालीफ से निजात मिल जाएगी जिनमें तुम इस वक्त गिरफ़्तार हो। जिस किस्म के इलाज की ज़रूरत होगी वो तुम्हें मैसर आ जाएगा। तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। इस वक्त तक तुम यहाँ मेहमान किसी हैसियत से रहोगे जब तक डॉक्टर बर्नार्ड हमारे हाथ नहीं आ जाता। फिर मैंने खुद ही अपने मुतालबे में तरमीम कर ली, बल्कि मैं तुम्हारे लिए शर्त कुछ और नरम कर देता हूँ। डॉक्टर बर्नार्ड हमारे हाथ आ जाता है तो ये अच्छी बात होगी, हमारी किस्मत है तो मिल जाएगा। तुम्हें सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि जो मालूमात भी हमें फ़राहम करो वो दुरुस्त होनी चाहिए। अगर तुम्हारी बताई हुई हर बात दुरुस्त निकली तो फिर ख्वाह डॉक्टर बर्नार्ड हमारे हाथ आए या ना आए, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह होगी कि तुम फ़ौरन मुल्क छोड़ दोगे। मुझे मंजूर है, वो जल्दी से बोला। जब तक तुम्हारी फ़राहम की हुई मालूमात की तस्दीक नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे पास यार कमाल रहोगे। मैंने कहा, इस दौरान तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी? ठीक है। एक लम्हे सोचने के बाद बोला, मुझे जो कुछ मालूम है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कराची के करीब एक जजीरा है। इसने जजीरे का नाम बताया। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे मालूम है, मैंने वो जजीरा देखा हुआ है। इस जजीरे की एक बहुत मारूफ शख्सियत है, कासिम बिजली। फारवल बोला, यह नाम मेरे लिए कुछ मानूस था। मैंने जहन पर जोर देते हुए कहा, यह शख्स तो गालिबन एक बहुत बड़ा स्मगलर है। कई बार मुख्तलिफ शुबहात की बिना पर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन हर बार न जाने क्यों और किस तरह ठप होकर रह गई। तुम इस कासिम बिजली का तो जिक्र नहीं कर रहे? हाँ, तुम ठीक समझे हो। क्या तुम इसे जानते हो? फारवल, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। मैंने कभी इसे देखा भी नहीं, सिर्फ इसके तज़किरे सुने हैं। मालूम नहीं इनमें से कितनी बातें सही होंगी और कितनी गलत। बहरहाल लगता यही है कि वो अच्छी शोहरत का मालिक नहीं है। मैंने कहा, दुरुस्त है। फारवल बोला,
कराची के कई महंगे और पॉश इलाकों डिफेंस क्लिफ्टन और PECHS वगैरह में इसके बंगले हैं, लेकिन इसका असल घर जजीरे पर ही है। ज़्यादातर वो वहीं पाया जाता है। तुम्हें वो क्यों याद आ गया? मैंने जानना चाहा। डॉक्टर बर्नार्ड आजकल इसके मेहमान की हैसियत से या तो जजीरे वाले मकान में मौजूद होगा या फिर एक आध दिन में वहाँ पहुँचने वाला होगा, फारवल ने जवाब दिया। फिर वहीं से वो कासिम बिजली ही किसी लॉन्च के ज़रिए दुबई वगैरह होता हुआ इंग्लैंड या अमेरिका की तरफ निकल जाएगा। रेड डॉट के ख़ास आदमी का एक नाम स्मगलर से क्या ताल्लुक़ है? मैंने कदरे हैरत से पूछा। ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे मुल्क में तमाम बड़े और ख़ास शहरों में हर कबील का चीदा चीदा लोगों से हमारे मरासिम रहे हैं, फारवल ने जवाब दिया। मुझे जो मालूम था वो मैंने तुम्हें बता दिया। डॉक्टर बर्नार्ड तक पहुंचना और इसे काबू में करना अब तुम्हारा काम है। तुमने मुझे कुछ उलझन में डाल दिया है, मैंने लोहे के एक स्टूल पर बैठते हुए कहा। कासिम बिजली जैसे लोगों के घरों में दोस्ताना तौर पर दाखिल होना एक मुश्किल काम है। किसी सरकारी इदारे के ज़रिए इसके यहाँ छापा मारने के अंदाज में कोई कार्रवाई कराना नहीं चाहता। यानी इसमें नाकामी का ज़्यादा ख़तरा है। अगर डॉक्टर बर्नार्ड वहाँ अभी पहुँचा नहीं होगा तो फिर वो इस जगह के करीब नहीं भटकेगा। फारवल कुछ सोचते हुए बोला। तुम दोस्ताना तौर पर कासिम बिजली के घर में दाखिल हो सकते हो। तजवीज़ मैं पेश कर देता हूँ। इसकी कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार तुम पर और तुम्हारी किस्मत पर है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि तुम्हारे मुल्क के तमाम ख़ास शहरों में रेड डॉट के हमदर्द मौजूद हैं। मैं इस बात का असल मकसद समझ गया था। इन्होंने हर शहर में ऐसे बहुत से लोगों को हमदर्द और आलाकार बना रखा था जिनके किरदार मशकूक थे, ज़राए आमदनी और पेशे मशकूक थे और जो अपनी अगराज के खातिर मुल्क को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर मुंतखब किया जाता होगा जो अपनी पोजीशन या ओहदे से रेड डॉट को फ़ायदा पहुँचा सकते होंगे या फिर जिनके पास दौलत, वसाइल और बदमाशी की ताकत होती होगी। फारवल बात जारी रखते हुए बोला। हमारे आदमियों में से जब कोई ऐसे आदमी के पास जाता है और इसकी मदद करनी होती है तो वह सिर्फ इतना कहता है कि वो RX3, इसके बाद वो जो भी मसला बयान करता है दूसरा शख्स इसे हल पूरी तरह कोशिश करता है। तुम भी चाहो तो कासिम बिजली को इस तरह कह सकते हो कि तुम RX3 हो। तुम इसके मेहमान के तौर पर क़याम करने की फरमाइश कर सकते हो, इसे अपना कोई मसला बता सकते हो और मदद की दरख्वास्त कर सकते हो। इस दौरान देख लेना कि डॉक्टर बर्नार्ड इसके यहाँ मौजूद है या नहीं। इस सिलसिले में तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें कासिम बिजली का ख़ास टेलीफोन नंबर दे देता हूँ जिस पर इससे बराह रास्त रब्ता हो जाएगा। इसके किसी चमचे या सेक्रेटरी वगैरह की रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, तुम वो नंबर तो मुझे दो, मैं ज़रा गौर करूँ मैं इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। मैंने कहा। इसने नंबर ज़ुबानी ही मुझे बता दिया जो मैंने नोट कर लिया और कराहते हुए बोला। अब तो मुझे यहाँ से निकालो और मेरे मुआलजे की कुछ फ़िक्र करो। ज़रूर, अब तुम्हारे बारे में हर बात मैं ही करूँगा, तुम्हारी फ़िक्र से बेनियाज हो जाओ। मैंने इसे बताया और इसकी बंदिशें खोल दी। वो बिल्कुल नढाल नज़र आ रहा था। इतना मजबूत शख्स साबित नहीं हुआ था जितना मैं समझ रहा था। राहिला ने एक डॉक्टर को बुलवा कर इसके लिए मरहम पट्टी के इंतजाम कराए। टोनी को मैंने मुसल्लह हालत में हर वक्त इसके साथ रहने की हदायत की। मैंने मुनीर और मसूद भी इसकी निगरानी के लिए तलब कर लिया। मैंने इन्हें फारवल को एक कैदी की हैसियत से रखना है, लेकिन इसे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और इसे इस तरह रखना है कि इसका ख्याल भी इसके दिल में ना आए। इसके अलावा नफीस को हरगिज़ मालूम नहीं होना चाहिए कि रेड डॉट का कोई आदमी तहवील में है। इन तमाम इंतज़ामात के साथ फारवल को बंगले के तहखाने में पहुंचाने के बाद मैं और राहिला एक बार फिर डाइनिंग रूम में आ बैठे। राहिला बगौर मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या सोच रहे हो? मैंने फ़ैसला किया है कि मुझे फ़ौरी तौर पर कराची रवाना होना चाहिए, कहीं डॉक्टर बर्नार्ड निकल ना जाए। मैंने जवाब तलब नज़रों से इसकी तरफ देखा। इसका जहन तेज़ी से काम कर रहा था। तुम मेरी खातिर इस मामले को इतनी अहमियत मत दो और इसके लिए कोई ख़तरा मत मोल लो। वो संजीदगी से ओहो, मैंने इस्तेज़ाइया नज़रों से इसकी तरफ देखा। तुम तकल्लुफ़ बरत रही हो। तुम्हारी खातिर ख़तरा मोल ना लूँ तो फिर किसकी खातिर लूँ? किसी आवारा गाय, भैंस या बकरी वगैरह की खातिर ख़तरा मोल लूँ? मैं इस वक्त बिल्कुल संजीदा हूँ, वो बोली। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। शक्ल पर पूरे 12 बजे हुए हैं। एक तो इंसान की शक्ल दो रंगी हो, ऊपर से इस पर 12 बजे हुए हों। ये तो बड़ा ही मुहिब नज़ारा है। मैं तुम्हें पहले भी दर्द दे चुका हूँ कि अपनी शक्ल पर 12 मत बजने दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा वो 12:15 तक भी मामला काबिल बर्दाश्त रहता है। मैंने कहा। मैं इसके चेहरे के दो रंगेपन का ख्वाह कितना भी मजाक उड़ा लेता, लेकिन इसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नमूदार नहीं होते थे। इसे मालूम था कि मैं सिर्फ इसे छेड़ने और चिढ़ाने के लिए ऐसा करता था। हकीकतन इसका मजाक उड़ाना मकसूद नहीं होता था। इस वक्त भी इसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नहीं उभरे थे और इसकी संजीदगी बरकरार रही। अगर तुम्हारा जाना इतना ही ज़रूरी है तो क्या तुम नफीस साहब को ये इतला देकर नहीं जा सकते हो? बोली। मज़ीद वक्त ज़ाया होगा। वो ना जाने किस तरह इस मामले को हल करना चाहेंगे, कहीं मेरे और इनके दरमियान इख्तलाफ ना पैदा हो जाए। इस वक्त वैसे भी वो सरकारी पेचीदगी में फंसे हुए हैं, बल्कि मुझे तो डर है इनकी वजह से मैं भी सरकारी पेचीदगी में ना फंस जाऊँ और यहीं बैठा ना रह जाऊँ। बड़ी मुश्किल से ये ब्रेक थ्रू मिला है। मैंने तेज़ी से बोला। वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। मैंने इसका हाथ थपथपाते हुए कहा, मैं वहाँ जाकर नफीस साहब को फ़ोन कर दूँगा। मुझे बिज़नेस की कोई बहुत बड़ी एमरजेंसी आन पड़ी है। 2-4 दिन के बाद वापस आ जाऊँगा। तुम ख़तरा मोल लेने की जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल अहमकाना बात है। हमारी ज़िंदगी में फ़िलहाल ख़तरात के सिवा है क्या?
जिन जिन ख़तरात के साथ हम सर फोड़ चुके हैं, इनमें से वो अब हमें कौन से ख़तरात से वाबता पड़ सकता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। बिलाखिर वो बोली। मुझे यूँ लगा जैसे वो शुरू से असल में यही बात करना चाहती थी। मैंने फौरी तौर पर कोई जवाब ना दिया। जल्दी से बोली, शायद तुम सोच रहे हो कि मेरा साथ जाना तुम्हारे लिए उलझन का बायस बनेगा, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ जजीरे पर नहीं जाऊँगी, बल्कि हम दोनों अलग रहते हुए जजीरे पर पहुँचेंगे और मैं दूर दूर से तुम और कासिम बिजली का मकान पर नज़र रखूँगी। मेरा अपने साथियों से रब्ता रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फ़ौरन इन्हें तलब कर लूँगा, या फिर दूसरा तरीका यह है कि मैं जजीरे पर कदम ही ना रखूँ, बल्कि समंदर में तुम्हारे फिशिंग के जो ट्रॉलर चल रहे हैं, इनमें से किसी ट्रॉलर पर रहते हुए दूर से जजीरे पर नज़र रखूँ और मोबाइल फ़ोन या वायरलेस के ज़रिए तुमसे रब्ता रखूँ। इस काम के लिए मैंने शफ़ी शाह को साथ ले जाने का सोचा है। वो समंदर और जजीरों से बहुत बेहतर तौर पर वाकिफ़ है। तुम नफीस साहब से निमटने के लिए यहीं मौजूद रहो। शफ़ी शाह चूँकि बिज़नेस के सिलसिले में कराची में मेरा रेजिडेंट डायरेक्टर भी है, इसलिए इसे साथ ले जाने का माकूल जवाज़ भी नज़र आता है। नफीस साहब ज़्यादा चूँचा नहीं करेंगे और शक में भी नहीं पड़ेंगे। तुम्हारा यहाँ रहना मुझे ज़्यादा ज़रूरी मालूम होता है। यहाँ के मामलात को तुम जितना बेहतर संभाल सकती हो, कोई और नहीं संभाल सकता। वैसे भी नफीस साहब ने तुम्हें यहाँ हमारी टीम का इंचार्ज बनाया हुआ है। मेरे साथ साथ इंचार्ज का भी गायब हो जाना ठीक नहीं है। मैंने ये सब कुछ नहायत ठहरे ठहरे लहजे में संजीदगी से इसे समझाने की कोशिश की थी। बात इसकी समझ में आ गई है। एक गहरी सांस लेकर इसने हथियार डालने के से अंदाज में कहा, अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वेरी गुड। मैंने चुटकी बजाते हुए कहा, तुम इस तरह अच्छी बच्ची बनकर रहा करो, मैं तुम्हें टॉफ़ियाँ ला कर दिया करूँगा। अब तुम फ़ौरन मोबाइल फ़ोन पर या जिस तरीके से मुमकिन हो शफ़ी शाह से रब्ता करो, इसे फ़ौरन यहाँ बुलवाओ ताकि वो अपना हुलिया वगैरह दुरुस्त कर ले और मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। पता नहीं कहाँ बंदर नचाता फिर रहा होगा, बल्कि कोई बात नहीं, बंदर इसे नचा रहे हों। आजकल बंदर भी तो बहुत होशियार हो गए हैं। शायद इन्हें मालूम होगा कि डार्विन के दावे के मुताबिक हम हमारे आबाओ अजदाद हैं। वो ज़रा पीछे खिसक कर मोबाइल फ़ोन पर शफ़ी शाह से रब्ते करने लगी। मैंने दूसरे आम फ़ोन पर अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता किया, जो मेरी कारोबारी मसरूफियात के दिनों में मेरे तमाम सफरी मसाइल का हल करता था। मैंने अपना तारुफ कराया तो वह हैरान रह गया और शिकवा आमेज़ अंदाज में बोला, सर, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपने तो हमें जहमत देना बिल्कुल ही छोड़ दिया। क्या किसी और ट्रैवल एजेंसी की खिदमत हासिल करनी थी? और नहीं भाई, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, मैंने ज़रा आमदोरफ्ती ऐसे इख्तियार कर लिए थे जिनके लिए किसी ट्रैवल एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मसलन गधा गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल और ज़्यादा ही जल्दी में हो तो मोटरसाइकिल वगैरह। ट्रैवल एजेंसी के मालिक ने एक तवील और गुंजीला कहका लगाया, सर, बात को मजाक में टालना कोई आपसे सीखे, लेकिन इतना ज़रूर है कि मजाक आप सुथरा करते हैं। बस अपना यह कारोबारी ब्रांड का मक्खन किसी दूसरे क्लाइंट के लिए संभाल कर रखो और मेरे लिए कराची जाने वाली किसी भी एयरलाइन की पहली परवाज़ में 2 सीटों का बंदोबस्त कर दो। रश बहुत है सर, लेकिन बंदोबस्त हो जाएगा। ये तो मामूली काम है, हमें कोई बड़ा काम बताया करें। वो बेपरवाही से बोला, बड़ा काम भी बताएंगे कभी, और दुआ करेंगे कि इस वक्त तुम मुँह छुपाते ना फिरो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, फ़िलहाल मैं ये बता दूं कि मैं टिकट लेने तुम्हारे दफ्तर भी नहीं आ सकता और किसी आदमी को भेज भी नहीं सकता। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वो बोला, आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं, डिपार्चर लाउंज के दरवाजे पर आपको हमारा आदमी टिकट के लिए मिल जाएगा। 15 मिनट बाद मैं आपको फ़ोन करके फ़्लाइट के बारे में बता सकूँगा। आप मुझे अपना नंबर दे दें। मैंने इसे नंबर दे दिया और फ़ोन बंद कर दिया। इस वक्त तक राहिला भी शफ़ी शाह से बात कर चुकी थी। शफ़ी कुछ देर में यहाँ पहुँचेगा, राहिला ने बताया। ऐसे इतनी देर में चंद चीज़ें ब्रीफ केस में डाल लूँ, मैंने कहा। इस तरह मैं और शफ़ी शाह बड़ी भगदड़ के आलम में कराची रवाना हो गए। हम लोग रात के पिछले पहर कराची पहुँचे। डिफेंस में शफ़ी शाह का बंगला मौजूद था। पहले मेरा ख्याल था कि वहीं क़याम किया। शफ़ी शाह ने एयरपोर्ट से होटल फ़ोन करके 2 गाड़ियों का बंदोबस्त कर दिया था। हमें सिर्फ चंद घंटे आराम करना था। कासिम बिजली ने फ़ोन पर रब्ता करना चाहता था। रास्ते में मैंने तमाम हालात से आगाह कर दिया था। कराची में क़याम के दौरान एक दूसरे से लाताल्लुक़ नज़र आना था। शफ़ी शाह ने फ़ौरन इसके तमाम अमले के लिए हदायत भी जारी करा दी थी कि वो ये ज़ाहिर करने की कोशिश न करे कि वो हमें पहचानता है। सुबह उठकर नाश्ता करने और तैयार होने के बाद मैं टेबल के आईने में अपना तनकीदी जायज़ा लिया। मेरा दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी और मैंने ज़रा फैशनेबल की तरह तराश खराश कर ली थी। आंखों पर तारीक चश्मे लगा लिए थे। हेयर स्टाइल भी बदला हुआ था। मुझे यकीन था कि अगर कोई सरसरी तौर पर जानने वाले लोग तो करीब से देखें तो पहचान सकते हैं। अपने हुलिया की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने कासिम बिजली से फ़ोन पर रब्ता किया। दूसरी तरफ से एक बारोब आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ में किसी फिल्मी गिरोह आवाज़ जैसा मसनूईपन नहीं था, लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन में तस्वुर किसी ऐसी शख्सियत का उभरा था, कासिम बिजली। मैंने तस्दीक चाही। वो इस भारी और बारोब आवाज़ में खिलाफ तवक्का सुथरी अंग्रेज़ी में बोला, बड़े अरसे बाद इस नंबर पर कोई कॉल सुन रहा हूँ। कौन हो तुम और किसने तुम्हें यह नंबर दिया है? RX3। मैंने ठहरे ठहरे लहजे में जवाब दिया। ओहो, इसकी आवाज़ तो वैसे ही भारी और गुंजीला थी, यकदम बदल गया। वो लम्हा एक दुरुस्त, एक हमदर्दाना दोस्त की तरह निसार हुआ। क्या मसला है? फ़ोन पर नहीं बता सकता। मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा। क्या मुझे खुद आना पड़ेगा? बेहतर यही है, मैंने जवाब दिया। कहाँ हूँ? मैंने होटल का नाम बता दिया तो वो बोला,
इत्तेफाक से मैं यहीं शहर वाले ऑफिस में मौजूद हूँ। आधे घंटे बाद तुम होटल के दरवाजे से निकल कर किनारे के फुटपाथ पर खड़े हो जाओ और मुझे अपनी कुछ निशानियाँ बता दो। मैंने ज़रा तफसील से अपना हुलिया बताना शुरू किया। ये तमाम निशानियाँ सुनने के बाद वो बोला, बस इतना ही काफ़ी है, थोड़ा बहुत हमारे अंदाज़े लगाने के लिए भी छोड़ दो। इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने शफी शाह को सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, तुम भी मेरे रुखसत होते वक्त होटल से बाहर आ जाना और ज़रा कासिम बिजली वगैरह का जायज़ा ले लेना। हमारा ताक़ुब करने की तो ज़रूरत नहीं, हमारी मंजिल बाहर आज जजीरा ही होगा। तुम वहीं पहुंच जाना और दूर दूर से हालात पर नज़र रखना। कुछ हथियारों का भी बंदोबस्त रखना और अपने कुछ आदमियों को भी स्टैंड बाई पर रखना। मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई एमरजेंसी हुई तो मैं तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर इत्तला दे सकूँ। ठीक 29 मिनट बाद मैं होटल के सामने फुटपाथ पर खड़ा था। इसके ठीक 1 मिनट बाद स्याह रंग के नए मॉडल की एक चमचम करती पिजारो मेरे करीब आकर रुकी। इसके शीशे तारीक थे। अंदर बैठे हुए अफराद मुझे सिर्फ हेयोलों की तरह दिखाई दिए। फ़ौरन पिछला दरवाज़ा खुला और वही भारी गुंजीली आवाज़ सुनाई दी जो मैं फ़ोन पर सुन चुका था, बैठ जाओ। मैं बिला तामुल पिछली सीट पर जा बैठा, जिस पर घनी धाड़ी मूँछों वाले 2 मजबूत जसीम और सामले क्लाशनिकोव बरदार पहले से मौजूद थे। कासिम बिजली खुद आगे ड्राइवर के बराबर पैसेंजर सीट पर मौजूद था। गाड़ी में किसी नफीस सुगार के धुएं की खुशबू फैली हुई थी जो किसी नहायत आला दर्जे के क्लोन की महक में मदगम हो रही थी। कासिम बिजली एक भारी भरकम पुख्तल उम्र नीम गंजा शख्स था। नहायत नफीस शलवार कमीज़ और वास्कट में था। इसकी मोटी मोटी मूँछें बिच्छू की दुम की तरह ऊपर को उठी हुई थीं। इसका नाम सुनकर कुछ ऐसा लगता था जैसे वो किसी गली कूचे का रिवायती किस्म का बदमाश या छोटा मोटा दहशतगर्द होगा, लेकिन इसकी शख्सियत पर नज़र पड़ते ही इसके बारे में मुझे कुछ पूछे बगैर ही अंदाज़ा हो गया कि वो बहुत ऊँची चीज़ था। ताहिरी शख्सियत और रखरखाव से वह स्मगलर की बजाय कोई बहुत बड़ा जागीरदार दिखाई देता था। इसके दोनों मुसल्लम हाफिज सांप जैसी गोल गोल आंखों से मुझे घूर रहे थे। मेरे बैठते ही पिजारो आगे रवाना हो गई थी। चंद में तक कासिम बिजली कुछ भी ना बोला और ना ही इसने सही तौर पर मेरी तरफ देखने की जहमत की। कुछ आगे जाकर गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। तब कासिम बिजली ने पूरी तरह घूमकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों पर स्याह चश्मा था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की आंखों की गहराइयों में झांक सकते थे। इस वक्त तक एक मुसल्लम हाफिज कदरे तिरछा होकर बैठ चुका था। वो पीछे नज़र रखे हुए था कि कोई गाड़ी हमारा ताक़ुब तो नहीं कर रही। मेरा अंदाज़ा था कि कासिम बिजली का ड्राइवर और ख़ुद कासिम बिजली भी मुसल्लम। मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा, मेरे लिए RX-3 ही काफ़ी है, वो खुशगवार लहजे में बोला। इधर हकीकत नाम जानते ही इनडायरेक्ट फरमाइश थी। मेरा नाम आरिफ है, मैंने कहा। शायद वह मुंतज़िर था कि मैं मज़ीद भी कुछ कहूँगा, लेकिन मैंने इसे आगे कुछ ना कहा। चंद सेकंड खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक गाड़ी इसी दौरान बेमकसद सड़कों पर रवां थी। कासिम बिजली ने सिगार का गहरा कश लेकर मुँह फेर कर धुआं दूसरी तरफ छोड़ा। फिर धीमी आवाज़ में बोला, ये बताना पसंद करोगे कि तुम क्या चाहते हो? वो अंग्रेज़ी में बात कर रहा था। यकीनन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये बताए बगैर तो चारा ही नहीं। मैं चंद दिन तुम्हारे यहाँ जजीरे पर मेहमान रहना चाहता हूँ। इसके बाद अगर ज़रूरी हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे किसी लॉन्च या बैरी जहाज़ वगैरह के ज़रिए किसी खलीजी मुल्क की तरफ भिजवा दो, और अगर ख़तरा टल गया तो मैं यहीं लौट आऊँगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, वो इत्मीनान से बोला। जिनके रेफरेंस से तुम आए हो वो बहुत बड़े लोग हैं। वो तो दूसरों के मसले हल करते हैं, लेकिन वक्त की बात है। आजकल वो खुद ज़रा मुश्किल में है, यही तो मसला है, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। इसने मज़ीद कुछ ना पूछा, सीधा होकर बैठ गया। पिजारों में भी फ़ोन नस्ब था और इसके पास एक अलग मोबाइल भी मौजूद था। इसने गाड़ी में लगे हुए फ़ोन पर किसी से रब्ता कायम किया और बोला, मोटर बोट किनारे पर ले आओ, मेरे साथ एक मेहमान आ रहा है। अब इसका लहजा बिल्कुल बदल गया था। वो मचेरों के से अंदाज में बात कर रहा था। इसने फ़ोन बंद कर दिया और गाड़ी में सुकून छा गया। इंजन और एयर कंडीशन के सरसराहट के सिवा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हम इस वक्त क्लिफ्टन की तरफ जाने वाली सड़क पर थे, जिस पर इस वक्त ट्रैफिक बराए नाम था, इसलिए भी शोर महसूस नहीं हो रहा। वरना कराची के ट्रैफिक का शोर तो एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ गाड़ियों के अंदर भी कानों पर्दे फाड़ने की कोशिश करता है। चंद सेकंड बाद ही ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ ली। ड्राइवर भी कुछ अजीब और पुरअसरार सा था। कासिम बिजली ने अभी तक इससे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, लेकिन इसे शायद हदायत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इसे अंदाज़ा हो जाता था किस वक्त गाड़ी का रुख किस तरफ करना है। चंद मिनट बाद हम घूम फिर कर दोबारा होटल के सामने पहुँच गए, जहाँ से मुझे गाड़ी में बिठाया गया था। शफी शाह अब कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो यकीनन अपना काम करने के लिए निकल खड़ा हुआ था। गाड़ी होटल के सामने से गुजरती चली गई। जब हम PID हाउस से आगे निकल आए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम केहाड़ी की तरफ जा रहे थे। एक लम्हे के लिए मुझे शुबा हुआ कि कहीं फारवल ने मुझे RX-3 कोड के ज़रिए मरवाने का तो बंदोबस्त नहीं किया था। कहीं मैं आंखें बंद करके भेड़िए के कछार में तो नहीं जा रहा था। मेरे पास इस वक्त मामूली सा कोई पिस्टल या रिवाल्वर भी नहीं था। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये मेरी ज़िंदगी में कोई पहला मौका नहीं था कि मैं इस तरह का ख़तरा मोल ले रहा था। इस वक्त तो कम अज़ कम यही गनीमत था कि फारवल ने अगर मुझे यहाँ भेजा था तो वो ख़ुद ज़मानत के तौर पर मेरे साथियों के तहवील में मौजूद था। अगर इसने मुझे फंसवाने का बंदोबस्त किया था तो इसका अपना अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद हम केमाड़ी जहाँ पहुँचे। मैं कासिम बिजली के साथ गाड़ी से उतर आया। दोनों मुसल्लम हाफिज़ हमारे पीछे थे। केमाड़ी पर मौजूद लॉन्चों वाले जौहर गाड़ी से उतरने वालों को घेर लेते थे और इन्हें अपनी लॉन्च में सैर कराने के लिए खींचा तानी शुरू कर देते थे। वो सब कासिम बिजली की गाड़ी देखकर पीछे हट गए और चंद सेकंड में गायब हो गए।
कोई हमारे करीब नहीं फटका। ऐसा मालूम होता था कि सैर के लिए आए हुए लोग भी एहतियातन इधर उधर हो गए थे। वह इन्हें भी एहसास हो गया था कि कासिम बिजली इस किस्म की शख्सियात में से था जिन्हें आते देख कर रास्ता छोड़ देना चाहिए। जहाँ भीड़ नज़र आई वो भी हमारे पहुँचने से पहले ही काफ़ी काई की तरह फट गए। हम समंदर के किनारे पहुँचे तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि किराए पर चलने वाली तमाम पुरानी सी लांचें बहुत दूर हट कर खड़ी थीं। सीढ़ियों के करीब सिर्फ एक सफ़ेद रंग की नहायत खूबसूरत और जदीद मोटर बोट मौजूद थी, जिसकी पेशानी पर नीले सुर्ख हरूफ में प्रिंस लिखा नज़र आ रहा था। ये 2 कैबिन वाली तकरीबन 40 फुट लंबी एक पुरतैश मोटर बोट थी। इसके डेक पर भी 2 आदमी क्लाशनकोफ लिए खड़े थे। जिस तरह सारी चीज़ें इस तरह भार चुटी हुई थी, वो अकेली मोटर बोट जिस तरह सीढ़ियों की तरफ करीब फ़ख्र से सर उठाए खड़ी थी, इससे वो वाकई शहनशाह मालूम हो रही थी। सीढ़ियों पर स्याही और लांचों के डीजल की चिकनाई जमी हुई थी। खामोशी से सीढ़ियाँ उतर कर हम मोटर बोट को कूद गए। मेरे अंदाज़ों ने ज़्यादा पुरतैश बूट थे। मैं इसमें दाखिल हुआ, बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ जैसे हम किसी छोटे लेकिन आला दर्जे के अपार्टमेंट में पहुंच गए हैं। इसमें अमेरिकन तर्ज का किचन भी मौजूद था। कासिम बिजली शो ऑफ करने वाला आदमी नहीं मालूम होता था। इस वक्त मुझे पूरी बोट दिखाने का या फ़ख्र का इजहार करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने खुद ही घूम फिर कर इसका जायज़ा लिया था। अच्छी बोट है। मैंने पूरी बोट में घूम फिर कर देखा और इसके बाद तहसीन अमेज़ लहजे में कहा। तानिया और सानिया को यह सुनकर खुशी होगी। कासिम बिजली मुस्कुरा कर बोले, तानिया और सानिया कौन है? मैंने बज़ाहिर सरसरी लहजे में पूछा। मेरी बेटियाँ। इसके लहजे में कदरे फ़ख्र झलक आया था। दरहकीकत इन्हीं की बोट है। खुले पानियों में तेज़ रफ्तारी से चलाना और इसकी इंग करना इनका महबूब मशगला है। बहुत खूब, बहुत खूब, मैंने सर हिलाते हुए सिर्फ यही कह सका। ये सुनकर मेरी धड़कनों में खौफीफ सा इजाफा हुआ। मौसूफ़ की 2 बेटियां भी थीं और वे इसकी इंग भी करती थी। इन्हीं ही मौक़ों पर वो मेरे अंदर कोई गनगनाती सी आवाज़ उभरी थी। ये वतन में सब कुछ है प्यारे। बोट रवाना होने लगी तो मैंने कुछ आगे खुले पानी में फ़िशिंग ट्रॉलर को सुस्त रफ्तारी से तैरते देखा। इसकी छत में दूरबीन लिए खड़ा था और बज़ाहिर मनोड़ा की तरफ देख रहा था। मैं इसकी तरफ से मुंह फेर लिया। शफी शाह बहुत मुस्तैद नौजवान था। इसने आज सुबह उठते ही फ़िशिंग हार्बर पर पैगाम भिजवा दिया था कि इस पर चढ़ने में मेरे ट्रॉलरों में से एक खाली होना चाहिए और केमाड़ी के आसपास मौजूद रहना चाहिए। प्रिंसेस खाड़ी से निकलने के बाद तेज़ रफ्तारी से जजीरा की तरफ रवाना हो गई और चंद मिनट बाद ही हम जजीरे पर पहुंच गए, जहां कासिम बिजली का ज़ाती बोट हाउस मौजूद था। बोट हाउस में सीढ़ियाँ चढ़कर जजीरे पर कदम रखते हुए कासिम बिजली बोला, इसे मायनों में ये जजीरा नहीं है। खुशकी से एक सड़क भी यहाँ से आती जाती है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता है। वैसे भी इसके रास्ते में आने वाला एक अलग ही लुत्फ़ है और जजीरे पर रहने का भी एक अलग ही लुत्फ़ है। मैंने कहा। बेशक। इसने बगौर मेरी तरफ देखा। शहर के बेहतरीन इलाकों में मेरे बंगले मौजूद हैं, लेकिन मैं अब भी इस पसमानदा जजीरे पर रहना पसंद करता हूँ। ये मेरी एक अलग थलग दुनिया है। तो मैं यहाँ किसी भी सरकारी या गैर सरकारी ताकत से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। साहिल पर इसे लेने के लिए एक दूसरी पेजारो आई हुई थी। हालांकि वहाँ इसके मकान का फासला ये मुश्किल चंद फरलांग का था। जजीरा बेशक पसमानदा था, लेकिन कासिम बिजली का मकान किसी महल से कम नहीं था। वो एक अलग थलग मुसल्ला पहाड़ी पर बना हुआ था और इसके 3 अतराफ से समंदर का नज़ारा किया जा सकता था। मकान के डिज़ाइन में अमेरिका के वाइट हाउस की झलक थी और इसका रंग भी सफ़ेद था। मेन गेट से एक ढलान सड़क नीचे तक आ रही थी। इस मकान की तरफ आते वक्त रास्ते में जहाँ से कासिम बिजली की गाड़ी गुजरी, लोग फ़ौरन रास्ता छोड़कर दीवारों से लग कर नज़रें झुकाकर खड़े हो गए। कोई कार, कोई गधा गाड़ी या मोटरसाइकिल पर था तो इसने अपनी सवारी एक तरफ करके रोक ली। ये वाकई कासिम बिजली की अपनी ही अलग थलग दुनिया थी। इसने महसूस कर लिया था कि मैं इन छोटी छोटी बातों को अपने मुशाहदे में महफूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुस्कुराते हुए इसने गोया वजाहत की, हमारा ख़ानदान इस जजीरे पर कई नस्लों से आबाद है। सरकारी तौर पर हमारी यहाँ कोई हैसियत नहीं और ना ही सरकारी तौर पर हम कोई मकाम हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम यहाँ के हुक्मरान हैं। इससे ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पहले ही अंदाज़ा हो चुका था। इसके अलावा मुझे याद पड़ता है कि जिस ज़माने में मैंने यहाँ फ़िशिंग के ट्रॉलर ख़रीद कर छोड़े थे, इस वक्त भी मैंने कासिम बिजली के तज़किरे सुने थे। कोई बात नहीं था कि हमारे ट्रॉलरों में से किसी पर इस जजीरे के माहिरगिर भी काम करते हों। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि शफी शाह दूर से जजीरे और कासिम बिजली के महल नुमा मकान पर नज़र रखने के लिए जो ट्रॉलर लेकर आया है, इसमें जजीरे का कोई आदमी ना हो। फिर मुझे इस ख्याल से इत्मीनान हुआ कि शफी शाह इस किस्म की बारीकियों का ख्याल रखने वाला आदमी था। पेजारो चढ़ाई चढ़कर तवील और अरिज ड्राइवे में जा रुकी। मकान के चारों तरफ जैसा लॉन फैला हुआ था, ऐसे खूबसूरत लॉन में मैंने बहुत कम घरों में देखे थे। सब्ज़ घास के हमवार और मखमली तख्तों के दरमियान रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई साफ़ सुथरी क्यारियाँ थीं, जिन्हें ख़ास शक्लें दी गई थीं और फूलों से डिज़ाइन बनाए गए थे। पहली नज़र में तो यूँ लगता था गोया किसी कैलेंडर में छुपी हुई खूबसूरत तस्वीर को बेपनाह बढ़ा करके इसमें ज़िंदगी की तब और ताज़गी भर दी गई हो। फितरत के इस नज़ारे की दिलकशी अपनी जगह थी, लेकिन वो चीज़ भी कुछ कम दिलचस्प नहीं थी जो इस लॉन के एक सायादार गोशे में उछल कूद कर रही थी।
रंग बरंगे जॉगिंग सूट और जॉगर्स में छुपी हुई इस मुख्तल वजूद नमिश को पहले मैं लड़का समझा था। जिन चंद कलाबाजियाँ खाने के बाद इसने एकदम रुक कर दाएँ हाथ की उंगलियों से बाएं पैर के और बाएं हाथ की उंगलियों से दाएं पैर के अंगूठे को कई बार तेज़ी से छुआ, फिर सीधे होकर अपनी कमर को दाएं बाएं चंद बल दिए, जबकि कमर पहले ही तकरीबन मादूम थी। जब इसका चेहरा एक लम्हे के लिए साकत हुआ और झटके लेते मुख्तसर तराशीदा रेशमी बाल साकत हुए, तो मुझे मालूम हुआ कि वो लड़की है। वो लान के दरमियान से गुजरती हुई मार्बल की एक रविश पर जॉगिंग करती हुई करीब आ गई। अब मुझे यकीन करना ही पड़ा कि वो लड़की थी। इसे दूर से देखकर, एक मुतहर्रिक हालत में देखकर ही यकीन तो हो जाना चाहिए था, लेकिन दरअसल इसमें लड़की होने की निशानियां ज़रा कम ही नुमायाँ थी। हाय डैड, वो करीब आकर ही एक जगह खड़े खड़े जॉगिंग करते हुए बोली। मुखातिब वो डैड से थी, लेकिन जायज़ा मेरा ले रही थी, सरतापा तनकीदी जायज़ा। इसकी नन्ही सी नाक पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें शबनम की तरह चमक रही थी। इसका नाजुक और सभी चेहरा लान पर खिले हुए बाद फूलों से ही मुशाबह था। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन इसकी शरबती आंखें इस मासूमियत का साथ नहीं दे रही थी। हाय तानी, मेरी चांद सी बेटी, कैसी है? कासिम बिजली इसकी पेशानी चूमते बोला। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए साकित हुई थी। फाइन डैड, ये तूफ़ानी किस्म का अजनबी कौन है? इसने उछल कूद कर हल्का फुल्का सिलसिला जारी रखते हुए अंग्रेज़ी में पूछा। मैं कदरे हैरान हुए बगैर न रह सका। मालूम नहीं इसे मेरी शख्सियत में कौन सा तूफ़ान नज़र आया था और किस जाविये से नज़र आया था। ये आरिफ है तानी बेटा, कासिम बिजली ने बड़े प्यार से बताया। कौन है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हमारा दोस्त है। फिर इसने मुझे बताया, ये मेरी बड़ी बेटी तानिया है। हाय, हाउ डू यू डू? इसने अपना मुख्तसर सा हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया। मैंने गोया एक मकबली गुलाब हाथ में थाम लिया। फ़र्क सिर्फ ये था कि इस गुलाब में हरारत थी। फ़ाइन, थैंक यू। मैंने अपने चेहरे पर बर्दबारी तारी रखने की कोशिश की। वेलकम, इसने दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गई। वो एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मजमूई तौर पर इसकी शख्सियत में दिलकशी की कमी थी। सिर्फ खूबसूरत होना किसी के पुरकशिश होने की दलील नहीं होती। पहाड़ी पर बने हुए इस तवील व अरीज़ मकान के अंदर एक तरफ पिलर्स के ऊपर एक छोटा सा मकान बना हुआ था। इसके नीचे पिलर्स के दरमियान फाजिल गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह बनाई गई थी। कासिम बिजली इस मकान की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो एनेक्सी मेरा असल गेस्ट हाउस है। इसमें कुछ गैर मुल्की मेहमान ठहरे हुए हैं, वो कि अभी इसमें मज़ीद 8-10 अफराद के क़याम की गुंजाइश है। लेकिन तुम फिर भी मेरे असल घर में मेरी फैमिली के साथ किसी फाजिल बेडरूम में ठहरोगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, ये गोया मेरे लिए एक एजाज़ है। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा, मैंने कहा। मकान के इर्द गिर्द और गेट के आसपास कई मुसल्लह मुहाफ़िज़ घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे। मैं इसके साथ सीढ़ियाँ चढ़कर हाल से गुजरकर अंदर पहुँचा। वो मुझे एक पुरशिकवा और अजीमुश्शान ड्राइंग रूम में ले गया। इसकी एक खिड़की से भी वो एनेक्सी दिखाई दे रही थी। कासिम बिजली ने जब इसकी तरफ इशारा करते हुए बताया कि इसमें कुछ गैर मुल्की मेहमान ठहरे हुए हैं, तो मेरी धड़कनें कुछ तेज़ हो गई। कहीं वो रेड डॉट के लोग तो नहीं हैं? कहीं वो इसमें डॉक्टर बर्नार्ड भी तो शामिल नहीं है? कहीं इनमें से कोई मुझे पहचानता तो नहीं था? कहीं इनमें से कोई इस वक्त एनेक्सी में से मेरी तरफ देख तो नहीं रहा था? मैंने गैर इरादी तौर पर घनी सी लेकिन मुख्तसर दाढ़ी मूँछों पर हाथ फेरा और सियाह चश्मा दुरुस्त किया और कदरे इत्मीनान महसूस किया। हम शानदार सोफ़ों में धंस कर बैठ चुके तो कासिम बिजली बोला, बताओ तुम्हारी क्या खातिर तवाज़ो की जाए? तुम कुछ पीने पिलाने के शौकीन हो? हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। क्या पियोगे? इसने शाहाना अंदाज में पूछा। ठंडा पानी, मैंने जवाब दिया। इसने गुंजीला कहकास लगाया। मैं समझा था तुम दुनिया की नहायत महंगी और कामयाब शराब का नाम लेने वाले हो। पानी दुनिया की सबसे अच्छी शराब है, लेकिन इसकी कदर सहराओं में भटकते हुए वो मुसाफिर ही जान सकते हैं जिनके मशकीज़ें खाली हो चुके हों, मैंने कहा। यूँ तो हर चीज़ की कदर वही जानता है जो इससे बुरी तरह महसूस हो। जो नेमतें इस इंसान की रसाई में होती हैं, इनकी कदर वो नहीं जानता। कासिम बिजली गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन ये इस किस्म की बातें करने का वक्त नहीं है। एक बावर्दी मुलाजिम दरवाजे पर हाजिर हो चुका था। इसने इसे चाय और लवाजमत वगैरह मेज़ पर लगाने का हुक्म दिया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, मैं समझ गया हूँ, तुम्हारी खातिर मदारा सिर्फ इसी तरह की चीज़ों से की जा सकती है। वैसे बाय द वे ये परहेज़ आर्जी है या हमेशा से चला आ रहा है? आर्जी है, मैंने इसे टालने के लिए जवाब दिया। वो मुझे खरीदने कुछ ज़्यादा ही ख्वाहिशमंद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जबकि हम इसके तवील अरीज डाइनिंग रूम में और शानदार डाइनिंग टेबल पर नहायत पुरतकल्लुफ़ चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, तानिया कमरे में दाखिल हुई। वो लिबास तब्दील कर चुकी थी और शायद शावर भी ले चुकी थी। ड्राइंग रूम में इसके दाएं होते हुए दिल फरेब खुशबू फैल गई। वो बड़ी तेज़ी से चली आ रही थी। मुझे देख कर ठहटक कर रह गई। फिर यहाँ इसकी तरफ देखकर उंगलियां हिलाते हुए बोली, हाय डैड, मुझे नहीं मालूम था कि आप मेहमान के साथ बैठे हैं। इसने बड़ी अदा से गर्दन को खम देते हुए मेरी तरफ इशारा किया। आपकी तारीफ़, वो अब भी अंग्रेज़ी में ही बात कर रही थी। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर मालूम होती है, मैंने बेख्तियार कहा। इस नौजवानी में इतनी जल्दी भूल जाने वाली खात मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। कासिम बिजली ने मखसूस अंदाज में गंजीला कहका लगाया। तानिया उलझन से मेरी तरफ देख रही थी। कासिम बिजली मेज़ पर हाथ मारते हुए बोला, मिस्टर आरिफ, ये तानिया नहीं सानिया है। आप तो खैर पहली बार मिल रहे हैं, इससे कई बार मिलकर लेने वालों को भी अक्सर यही गलत फहमी होती रहती है।
अभी 1 मिनट पहले तानिया ने से कोई बात की थी, 1 मिनट बाद सानिया सामने आ गई तो इससे इसका जवाब मांगते लगे। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। ओह खुदाया, मैं तवील सांस लेकर रह गया। शुक्र है इनके नामों में एक नुक्ते का फ़र्क है, शक्ल में तो एक नुक्ते का फ़र्क भी नहीं है। नहीं, शक्ल में भी एक नुक्ते का फ़र्क है। सानिया नाक के करीब रुखसार पर उंगली रखते हुए मुस्कुरा कर बोली, मेरे यहाँ तिल है, तानिया के नहीं है। कासिम बिजली ने हल्की सी हंसी के साथ फ़ख्रिया अंदाज में कहा, मेरी बेटियां जहानत में यकसा हैं और जिसामत में भी। मैंने कहा बेशक, वो मसरूर लहजे में बोला, तुमने इसी इतनी मुशाहबत बहुत कम जुड़वा बहनों या भाइयों में देखी होगी। मैंने ज़िंदगी में जुड़वा भाई बहन ही कम देखे हैं, बल्कि मेरे ख्याल में इससे पहले जितने देखे हैं फिल्मों में ही देखे हैं, जिनमें एक ही एक्टर या एक्ट्रेस जुड़वा भाइयों या बहनों का रोल अदा करती है। हकीकी ज़िंदगी में कभी कभी फिल्मी और अफसानवी ज़िंदगी से ज़्यादा हैरत अंगेज़ इत्तफ़ाक़ात रोनुमा होते हैं। कासिम बिजली सर हिलाते हुए बोला, बेशक। मैंने पुरज़ोर अंदाज में इसकी तायद की, मैं ख़ुद इस नज़रिए का चलता फिरता सबूत हूँ। ओहो, शान ने इस तरह अदा ख़ास से आंखें फैलाईं कि वो गोल गोल दिखाई देने लगी। वो बिला झिझक मेरे बराबर वाली कुर्सी पर आ बैठी और बेतारीक चश्मे के पार मेरी आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए बोली, इसका मतलब है आपने एक दिलचस्प और हंगामा खेज़ ज़िंदगी गुजारी है। किसी हद तक मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे मेरी दास्तान हयात सुनने की फरमाइश कर बैठे। ओहो, वो हल्की सी हाउ लकी यू आर, वो ठंडी सांस लेकर बोली। ताहम वो किसी किस्म की फरमाइश की तरफ नहीं आई, अलबत्ता एक नज़र बाप की तरफ देखने के बाद बोली, मैं और तानिया भी जब स्टेटस में थी तो काफ़ी दिलचस्प और हैजान खेज़ ज़िंदगी गुजार रही थी। हालांकि हम स्टूडेंट्स थी और वहाँ स्टूडेंट्स की ज़िंदगी काफ़ी खुश्क और बेकैफ़ होती थी। इन्हें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ता था, लेकिन यहाँ आने के बाद हम फारिग होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते। अजीब सुस्त और बेजार अंदाज में रात दिन गुजारते हैं। शहर चले जाते हैं तो वक्त ज़रा अच्छा गुजर जाता है। वो बिल्कुल तानिया ही की तरह अमरीकी लहजे में अंग्रेज़ी में बात कर रही थी। कासिम बिजली मोहब्बत से बोला, बेटा मैंने तुमसे कहा तो है दिन में बेशक शहर में रहा करो, लेकिन रात को यहाँ अपने घर आ जाया करो। फिर वो मानी खेज अंदाज में बोला, जल्द ही मैं तुम दोनों बहनों के लिए ऐसी मसरूफियत का बंदोबस्त करूँगा कि तुम्हें सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं मिलेगी। वो मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए फ़ख्रिया अंदाज में बोला, मेरी दोनों बेटियाँ स्टेटस से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री लेकर आई हैं। फिर वो ज़ोर देते हुए बोला, डिप्लोमा नहीं डिग्री। बहुत खूब, मैंने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। इन्हें देखकर यकीन नहीं आता कि ये स्टेटस से इतनी अहम डिग्री लेकर आई हुई हैं, ये तो मैट्रिक की बच्चियाँ लगती हैं। कासिम बिजली ने एक बार फिर बड़े मसरूर अंदाज में कहका लगाया, ये दोनों बहनें चीनी और जापानी लड़कियों की तरह बड़ी उम्र चोर हैं। सानिया बालों को झटकते हुए तिरछी नज़रों से बाप की तरफ देखकर बोली, चीनी और जापानी लड़कियों की तरह नहीं डैडी, बल्कि आपकी तरह। आप खुद भी तो देखें आप कितने उम्र चोर हैं। आपको देखकर कोई कह सकता है कि हम दोनों बहनें आपकी दूसरी बीवी की औलाद हैं, और ये कि आपकी पहली बीवी से हमसे भी बड़ी उम्र की औलादें हैं। कासिम बिजली ने एक और कहका लगाया, कुछ ज़्यादा ही खुश मालूम होता था। एक मूंछ को बल देते हुए बोला, सानी माय डियर, तुम्हें इस मौजू पर बात नहीं करनी चाहिए थी, ये तो हमारा फैमिली सीक्रेट है। इसी इसना में तानिया भी आन पहुँची। वो अब उड़े उड़े से रंग की स्टोन वाशन नीली जीन्स और हल्की फुल्की स्वेट शर्ट में थी। वो भी चाय नोशी में शरीक थी। हल्की फुल्की गपशप चलती रही। फिर कासिम घड़ी देखते हुए बोला, मुझे अब वापस शहर जाना है, मैं रात के वापस आऊँगा, तुमसे शायद कल सुबह ही मुलाकात हो। फिर वो अपनी बेटियों से मुखातिब हुआ, तो मिस्टर आरिफ का अच्छी तरह ख्याल रखना, और अगर ये तुम्हारे बस की बात ना हो तो इन्हें नौकरों के सुपुर्द कर देना, लेकिन फिर भी काहे बगाए इनकी खैर व आफियत मालूम करती रहना। इन्हें कोई तकलीफ़ ना होने पाए, ये हमारे ख़ास मेहमान हैं। तुम खुद इनकी खैर खबर रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो बेडरूम खाली पड़े हैं इनमें से जो मिस्टर आरिफ को पसंद आए वो इन्हें दे दे। फिर जैसे इसे कुछ याद आया, चुटकी बजाते हुए बोला, लेकिन इससे पहले तुम दोनों मेरे साथ ज़रा स्टडी में चलो। मार्बल की फैक्ट्री के फ़ाइनेंशियल मामलात के बारे में जो फ़ाइलें मैंने तुम्हारे सुपुर्द की थी, तुमने इनके बारे में क्या सोचा वो ज़रा मुख्तसर मुझे बता दो और फ़ाइलें वापस दे दो। वो माज़रत ख़ाना लहजे में मुझसे मुखातिब हुआ, मैं तुम्हारे सामने कारोबार के खुश्क मसाइल छेड़कर तुम्हें बोर नहीं करना चाहता। सिर्फ चंद मिनट के लिए सानिया और तानिया को साथ ले जा रहा हूँ, उम्मीद है तुम बुरा नहीं मनाओ। हरगिज़ नहीं, मैंने खलूस से कहा। मैं दिल ही दिल में फॉरवर्ड शर्टन का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसने मुझे RX3 की सूरत में गोया खुलजा सिमसिम की किस्म का कोई कोड वर्ड बता दिया था, जिससे मेरे लिए पुरतैश मेज़बानी के दरवाजे खुलते जा रहे थे। और मेज़बानी भी दो खूबसूरत लड़कियों के सुपुर्द की जा रही थी। माना कि इनमें लड़कियत का ज़रा कमी थी, लेकिन बहरहाल वो लड़कियां थीं और ख़ूबसूरत भी थीं। कुदरत मेरी ज़िंदगी में तो बड़ा तवाज़ुन रखती थी। जहाँ मेरा कदम कदम पर एक से एक बढ़कर मनहूस करता और ख़तरनाक मर्द से वास्ता पड़ता था, वहाँ खुश शक्ल खुश अदा और खुशी न किसी एतबार से मुनफिद ख़वातीन से भी मेरी रस्मों राह पैदा होती रहती थी। इन बाप बेटियों के जाते ही बटलर मेरे सर पर आकर खड़ा हो गया। सर, आपको कुछ और चाहिए? वो नहायत मुत्तबाना अंदाज में झुकते हुए बोला। महज चाय के लिए इतना तकल्लुफ़ किया गया था कि वो तवील अरीज़ डाइनिंग टेबल भरी पड़ी थी। मैंने इन चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, तुम कुछ और की बात कर रहे हो। सर, आप कोई और दो सिंधी, अंग्रेज़ी, मुल्की, गैर मुल्की अखबार या रसाला पढ़ना पसंद करेंगे? मैंने इसे घूरा, लेकिन इसका चेहरा हर तासुर से आरी था। वो सब चेहरे
वो चेहरे मेरे से मोटे दिमाग का आदमी मालूम होता था। नहीं, मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ से कहा। इस वक्त मुझ पर जहालत का दौरा पड़ा हुआ था। मैं कुछ पढ़ना नहीं चाहता था। जैसे आपकी मर्ज़ी सर। इसने कंधे उचकाए। मैंने सोचा शायद वक्त गुजारी के लिए इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया और वहीं खड़ा रहा। शायद वो नहीं चाहता था कि मैं तन्हा रहूं या मुझे तन्हाई का एहसास हो। इन दोनों बातों में खासा फ़र्क था। न जाने दोनों में से कौन सी बात रोज़ थी। सानिया और तानिया ने वापसी में खासी देर लगा दी थी। जब वो वापस आईं और खासी खुश नजर आ रही थी। डैडी चले गए हैं, इन्होंने गोया मुझे खुशखबरी सुनाई। इनके कमरे में कदम रख बटलर रुखसत हो गया था। वो मेरे दाएं बाएं बैठ के दोनों के वजूद से एक जैसी महक उठ रही थी। कमबख्त शायद कलोन भी एक वक्त में एक ही की इस्तेमाल करती थी। मिस्टर आरिफ, आपको इसकी इंक आती है? अचानक सानिया ने पूछा। आती तो है, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं माहिर होने का दावा नहीं कर सकता। माहिर तो इसमें इंसान प्रैक्टिस से ही होता है, सानिया बोली, और मुझे गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखना पड़ा। वो बड़े धीमे और मखमूल अंदाज में मुस्कुराई। बहरहाल मैं आपको 2-3 गुर ऐसे बताऊंगी कैसे आप चंद मिनट में ही खुद को ज़बरदस्त माहिर महसूस करेंगे। आइए बोट की सैर और इसकी इंक के लिए चलते हैं। हम दोनों यहाँ कई दिन से इतने बोर हो रहे हैं कि खुदकुशी को दिल चाह रहा है। फिर जैसे इसे कुछ ख्याल आया और इसने अज़ार इखलाक पर पूछा, आप थके हुए तो नहीं हैं? मुझे थकने की फुर्सत ही नहीं मिलती, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। हम उठकर बाहर आ गए। मुझे अब तक बाप बेटियों के अलावा कोई फ़र्क दिखाई नहीं दिया था। हम ड्राइववे में आए तो मेरी नज़र एक बार फिर एनेक्सी पर पड़ी। इसकी खिड़कियां गोया चंद जन्नाती आंखों की तरह दूर से मुझे घूर रही थी। कासिम साहब बता रहे थे कि एनेक्सी में कुछ गैर मुल्की मेहमान ठहरे हुए हैं। कौन लोग हैं वो? मैंने बज़ाहिर सरसरी लहजे में पूछा। सानिया और तानिया ने यूँ एनेक्सी की तरफ देखा जैसे अभी तक इसकी मौजूदगी से बेखबर थी। फिर सानिया मुँह बनाते हुए बोली, हमने चंद गोरों को डैडी के साथ एक आध मरतबा बाहर आते जाते देखा है, लेकिन जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है। 6 साल स्टेटस में गुजार कर आए हैं। हमें गोरों से कुछ नहायत दिलचस्पी नहीं रही। मोली और शलगम जैसी फीकी फीकी रंगत देखकर दिल भर गया है। और फिर वो बुढ़े भी तो थे, सानिया ने ठुकरा कर कहा। हाँ, तानिया ने सर हिलाया। एक तो गोरे, ऊपर से बुढ़े, हमें भला इनके बारे में जानने की क्या ज़रूरत थी? बेशक बेशक, मैंने सर हिलाया। हमें तो कुछ अरसे से सब चीज़ें देसी वैसी अच्छी लगने लगी हैं। देसी खाने, देसी चीज़ें और देसी बंदे। सानिया कंधे उचका कर बोली। इनसे सवाल करके भी मेरी मालूमात में कोई इजाफा नहीं हुआ था। सिर्फ इनके काबिल कदर नज़रिया से धीरे धीरे आगाही हासिल हो रही थी। ड्राइवे में अब वो पेजारो मौजूद नहीं थी जिसमें मैं कासिम बिजली के साथ साहिल से यहाँ तक आया था। अलबत्ता इस जगह से एक मर्सिडीज़ खड़ी थी। सानिया ने इससे मर्सिडीज़ की ड्राइविंग सीट संभाली और सानिया पिछली सीट पर मेरे साथ आ बैठी। ड्राइवर में खड़े हुए 2 मुसल्लह गार्ड ने खामोशी से गाड़ी में हमारे साथ बैठने की कोशिश की, लेकिन सानिया ने डांट दिया। हम ज़रा समंदर की सैर को जा रहे हैं, क्या हमें अब अपनी बादशाही में भी गार्ड की ज़रूरत होगी? गाड़ी में बैठकर हम बोट हाउस तक पहुँचे। वहाँ प्रिंसेस इसी शान से खड़ी थी। तो मुसल्लम हाफिज़ बोट हाउस में मौजूद थे। इन्होंने भी हमारे साथ प्रिंसेस में सवार होने की कोशिश की। इन्हें भी तानिया इसी तरह डांट सुनना पड़ी जिस तरह घर पर मौजूद मुहाफ़िज़ों ने सुनी थी। बोट के व्हील हाउस में बोट को चलाने वाला बावर्दी नौजवान मौजूद था। मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि तानिया इसे भी बोट से ना उतार दे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने कश्ती की नाखुदाई के हाथ में रहने दी और इसे गहरे पानियों की तरफ चलने का हुक्म दिया। ज़रा ही खुली जगह में पहुंचकर ताकतवर बोट ने रफ्तार पकड़ी तो समंदर में झाग का तूफ़ान छोड़ती हुई चंद मिनट में कहीं से कहीं जा पहुंची। किराए की लांचें, मनोड़ा नामी जजीरा वगैरह सब पीछे रह गया और वह एक ट्रॉलर अलबत्ता अब भी नज़र आ रहा था। वो गोया हमारे मतवाजन चल रहा था। फासला इतना था कि वो किसी हद तक खिलौना ही नज़र आ रहा था, लेकिन मैं इसे पहचान सकता था। इस वक्त तक तानिया और सानिया कैबिन में जाकर लिबास तब्दील कराई थी और वो स्विमिंग कास्ट्यूम में थी। इन्होंने मुझे भी एक स्विमिंग ट्रंक दे दिया था। मोटर बोट में इन्होंने न जाने किन चीज़ों का इंतज़ाम कर रखा था। इसकी इंक का सामान भी मौजूद था। पहले इन दोनों बहनों ने बारी बारी इसकी इंक की। पानी में वो डुबकियों की बजाय डॉल्फिन मछलियाँ मालूम हो रही थी। इसी इंक की तरह तैराकी में वाकई बेपनाह माहिर थी। पानी की इस मखलूक ने भी मुझे इसकी इंक पर मजबूर कर दिया। मैं प्रैक्टिस में नहीं था। मेरे अंदाज़े पर एक आध मरतबा इन्होंने कहके भी लगाए और एक बार तानिया ने खुद व्हील रूम में जाकर बोट की रफ्तार भी ख़तरनाक हद तक बढ़ा दी थी, लेकिन मैंने आसान ख़ता नहीं होने दिए। आखिर जब मैं बोट में वापस आया तो वो मुझे शाबाश देते हुए बोली, अनाड़ी हो मगर ज़्यादा नहीं। इस वक्त शाम का धुंधलका नमूदार होने लगा था। मैं तकरीबन 1 घंटा पानी में रहा था। अब मुझे खनकी और थकन का एहसास होने लगा था। गुज़श्ता 2 दिन जैसे हालात में गुजरे थे और आराम के लिए जितना कम वक्त मिल रहा था, इसके असरात को मैं अपने जिस्म पर हावी नहीं होने दे रहा था। लेकिन थोड़ा बहुत एहसास होने लगा था। मैं डेक पर आ लेटा। इसके कुछ हिस्से पर कंदनी धूप बाकी थी। बोट इस वक्त सुस्त रफ्तारी से एक बहुत बड़े दायरे में घूम रही थी। समंदर पुरसुकून था। तानिया और सानिया मेरे दाएं बाएं आ बैठी। तानिया के हाथ में लोशन की बोतल थी। थक गए हो? मेरी आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा कर बोली, लाओ मसाज कर दूं। मुझ गुनाहगार को इस हसीन पेशकश के भला क्यों कर इनकार हो सकता था। वो लोशन मेरे कंधों और कमर पर फैलाकर किसी माहिर मालिशी की तरह मालिश करने लगी।
तानिया इससे भी 2 हाथ आगे निकल गई। मेरे वजीदा नज़रों से इधर उधर देखा। एक तरफ बहुत दूर वो ट्रॉलर खिलौने की तरह नज़र आ रहा था और दूसरी तरफ इतनी ही दूर जजीरे का मुख्तसर हिस्सा धुंध में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि आसपास कहीं धुंध नज़र नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बाद आखिरकार मैंने बोझल लहजे में कहा, क्यों गरीब पाकिस्तानी को मरवाने पर तुली हुई हो? ये यूरोप या अमेरिका का समंदर नहीं है। कोई जहाज़ करीब से गुजरा तो हमारे नज़ारे पर टिकट लग जाएगी। कोई बात नहीं, कहीं दूर से कोई जूम लेंस लगाकर हमारी मूवी बनाना शुरू कर दे। दोनों भैया को ज़ोर से हंसी। इस वक्त वो खरखराती बिल्लियाँ लग रही थी। इनके चेहरों से जो बचपना सा झलकता था, अब इसका कहीं नामो निशान तक नहीं था। सानिया खमार अलग लहजे में बोली, हाँ चलो आओ नीचे कैबिन में चलते हैं। हम नीचे कैबिन में आ गए, जहाँ फर्श से जुड़ा हुआ खूबसूरत आरामदेह डबल बेड मौजूद था। बहुत देर बाद तानिया ने करवट लेते हुए सर उठाकर खिड़की से बाहर देखा और बशाशत अमेज थकन से बोझल लहजे में बोली, गुरूब आफ्ताब का नज़ारा कितना दिलकश लग रहा है। सानिया ने भी सर उठाकर किसी अनजाने नशे में बोझल आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखा और भारी आवाज़ में बोले, वाकई दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैंने भी लहू रंग डूबते सूरज को देखा। इस किस्म के मनाजिर सिर्फ कैलेंडरों में पर नज़र आते हैं। तानिया बोली, अब वापस चलना चाहिए। मैं गुरूब आफ्ताब का नज़ारा करते हुए मैं बहुत सता। तानिया मुझे कोहनी मारते हुए बोली, जाने से पहले तुम एक डुबकी और क्यों नहीं लगा लेते? यहाँ पानी कितना साफ़ है। क्यों नहीं, मैं खुद यही सोच रहा था, मैंने चौंकते हुए कहा और काहली को बलाए ताक रखते हुए बाहर जाकर समंदर में छलांग लगा दी। इस गुस्ल में जो लुत्फ़ था वो इम्पोर्टेड टाइलों और जदीद तरीन साजो सामान से सजे हुए किसी पुरतैश बाथरूम में मुयसर नहीं आ सकता था। बोट का इंजन बंद कर दिया गया था और वो बेआवाज़ करीब ही हलकोरे ले रही थी। मैं कई मिनट तक ठंडे पानी से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा, हत्ता कि सूरज ने मुँह छुपा लिया और सतह आप पर मुलगज्जा अंधेरा फैल गया। सूरज ने तो सुबह तक के लिए गोता लगा लिया था। मैंने सोचा मैं चंद मिनट के लिए गोता लगा लूँ। मैंने सांस रोकी और ज़ेरे आप चला गया। ज़ेरे आप जाने से इंसान के कान बंद हो जाते हैं तो एक अजीब सा सुकून का एहसास होता है। मैं गोया मराकबे में जाकर इन लड़कियों के बारे में सोचने लगा। 3 घंटे पहले मेरा इनसे तारुफ हुआ था। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी और मैंने दुनिया देखी थी। ऊंचे से ऊंचे, उछले से निचले तबके से मेरा वास्ता रहा था। बड़ी बड़ी आज़ाद ख्याल लड़कियों से भी पाला पड़ा था, लेकिन पेशकदमी में जैसी अमेरिकी तेज़ी इन जुड़वा बहनों ने दिखाई थी, वो मेरे तजर्बात में खासा यादगार इजाफा था। यह महज मिजाज की आवारगी थी या इसको कोई ख़ास मकसद था, या फिर दोनों ही बातें थी। मुझे पानी में खफीफ सी हलचल का एहसास हुआ और गहराई में होने के बावजूद हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी, लेकिन मैंने इसे अहमियत न दी और अपनी फ़लसफ़ियाना सोच और विचार में मशगूल रहा। आखिर जब योगा की मशक भी जवाब देने लगी तो मैंने सांस लेने के लिए सतह आप पर आया तो समंदर के सीने पर फैले हुए अंधेरे के बावजूद मेरे सामने 14 तबक रोशन हो गए। बोट मुझे छोड़कर रवाना हो चुकी थी और बहुत दूर पहुँच चुकी थी। इसकी झिलमिलाती रोशनी लम्हा ब लम्हा मज़ीद दूर होती जा रही थी, बहुत दूर। अगर शफ़ी शाह मेरे ट्रॉलर पर मौजूद भी था तो वह दूरबीन की मदद से भी मुझे यहाँ समंदर में हाथ पाँव मारते नहीं देख सकता था। वो बोर्ड को सिर्फ इसकी रोशनी की मदद से देख सकता था। इसे वापस जाते देखकर वो यकीनन यही समझा था कि मैं अभी इसमें जा रहा हूँ। क्या इस बेकरार समंदर में डूबना मेरा मुकद्दर था? ये सोच जैसा अंधेरा मेरे हवास पर बिछाने लगा। दूसरे ही लम्हे मैंने अपने आप को संभाला। मेरे मसले का हल नहीं था। पानी में धीरे धीरे हाथ मारते हुए मैंने चारों तरफ का जायज़ा लिया। एक तरफ 2 जजीरे की रोशनियाँ झिलमिला रही थी। अंधेरे की ओर सही अंदाज़ा करना मुश्किल था कि फ़ासला कितना है। मेरे सामने एक रास्ता तो ये था कि जजीरे की सिमत जाना शुरू कर देता। शायद वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो ही जाता। मेरी मजबूती का एक कड़ा इम्तिहान होता। अगर रास्ते में मेरी या मेरे बाजू जवाब दे जाते तो मेरा अंजाम इबरतनाक भी हो सकता था। इसमें इबरत का सबसे बड़ा पहलू ये होता कि मेरे पास कोई इस हकीकत से आगाही ना हो पाता कि दर हकीकत मेरा अंजाम क्या हो। दूसरी तरफ वो ट्रॉलर था जिस पर शफ़ी शाह मौजूद था। वो जजीरे के मुखालिफ सिमत में था और इसकी रोशनियों के झिलमिलाहट से कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जजीरे से कम फासले पर नहीं था। इसके कैप्टन ने शायद इंजन बंद कर रखा था। वो नहायत आहिस्ती से यूं ही इधर उधर हल्को ले रहा था। मैं हैरान था कि अगर शफ़ी शाह ने प्रिंसेस नामी बोट की रोशनियाँ दूर जाते देख ली थी तो अभी तक इसके ताक़ुब में क्यों रवाना नहीं हुआ था। ज़रूरी नहीं था कि इसके रवाना होने से मुझे मदद मैसर आ जाती, लेकिन मुमकिन था वो इस तरफ से गुजरता जिधर मैं भीगी बिल्ली की तरह तैर रहा था। ये भी मुमकिन था कि वो मुझसे बहुत दूर से गुजर जाता। समंदर के बेकरार वसातों में सिमत वगैरह की किसी ख़ास पाबंदी के बगैर सफ़र करने वालों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि महज ज़रा सा रुख मोड़ने की वजह से वो किसी मखसूस जगह से कितने फ़ासले पर रहते हुए गुजरते चले जाएँ। ताहम मेरे लिए उम्मीद की किरण तो पैदा हो सकती थी। मैं अभी फ़ैसला नहीं कर पाया था कि ट्रॉलर की तरफ तैरना शुरू करूँ या जजीरे की तरफ। दफ़ातन ट्रॉलर की रोशनियाँ झुरझुरी ली और तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। शफ़ी शाह ने कतरे ताख़ीर से प्रिंसेस के ताक़ुब में रवाना होने का फ़ैसला किया और मेरी खुशकिस्मती थी कि वो इस तरफ को आ रहा था जहाँ मैं धीरे धीरे तैर रहा था। मैंने ट्रॉलर की तरफ तैरना शुरू कर दिया ताकि कम से कम वक्त में हम एक दूसरे के करीब पहुँच जाएँ। हमारे दरमियान फ़ासला तेज़ी से कम होता गया। मुझे इसके इंजन की आवाज़ साफ़ सुनाई देने लगी थी। फिर मलगज आसमान के पस मंज़र मुझे ट्रॉलर के डेक पर शफ़ी शाह का हयोला भी दिखाई दे गया। वो आप भी दूरबीन लिए खड़ा था। अगर ये दूरबीन इंफ्रारेड होती तो अच्छा था। इस सूरत में शायद कुछ और करीब आने के बाद वो तारीकी के बावजूद मुझे देख लेता।
फासला ज़्यादा होने पर तो तारीकी में इंफ्रारेड दूरबीन भी कारआमद नहीं रहती। मैं ट्रॉलर की हेडलाइट्स की सीध में रहने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। ऐन मुमकिन था तेज़ रफ्तारी के बाद ट्रॉलर मुझ पर चढ़ दौड़ता। अब मैं अभी रोशनी के रसाई से बाहर ट्रॉलर से काफ़ी दूर ही था कि शफीशाह ने गालबन पानी में मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया। अचानक ही तेज़ रोशनी मुझ पर पड़ी। शफीशाह ने सर्च लाइट रोशन की। मेरी आंखें चुंधिया गईं, लेकिन मैंने सर पानी से ऊपर ही रखा ताकि शफीशाह मुझे पहचान ले। मैंने आवाज़ बुलंद इसे कुछ कहते सुना। अल्फाज मेरी समझ में ना आ सके। शायद वो कैप्टन को कुछ हिदायत दे रहा था। ट्रॉलर का इंजन बंद हो गया, लेकिन वो अपने ज़ोर में मुझ तक पहुँच गया। वो मेरे गिर्द नीम दायरे में घूमकर हिलकोरे लेने लगा। इसकी आमद की वजह से इर्द गिर्द पानी में भौचाल सा आ गया था, जो मुझे भी इधर उधर उछाल रहा था। सर्च लाइट मेरे साथ साथ घूम रही थी। आखिरकार मैं हाथ पाँव मारकर ट्रॉलर के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। शफीशाह ने रस्सी की सीढ़ी लटका दी और मैं ट्रॉलर पर चढ़कर ऊपर आ गया। मैं महसूस कर रहा था कि इस वक्त मेरा जिस्म सर्द था और हवा भी तेज़ और खुश्क थी। मैं सर झुकाए खड़ा अपने जिस्म से नुचड़ते देख रहा था, जिसका दायरा डेक पर फैलता जा रहा था। मैंने सर उठाया तो शफीशाह होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट लिए अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं इससे अपने आप को ज़माना गार का वह इंसान महसूस कर रहा था जिसका जिस्म कमज़ोर था और अपने गार की तरफ जाने के बजाय समंदर में गिर गया था। खुदा का शुक्र है आप ज़ख्मी नहीं हुए। शफीशाह गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन आपका इस तरह समंदर में पाया जाना मेरी समझ में नहीं आया। तुमने वो मुहावरा सुना है, चिपड़ी और दो दो? मैंने चोटते हुए पूछा। जी हाँ, सुना तो है, वो दरा हैरानी से बोला। बस कभी कभी चपड़ी और दो खाने वाले का यही हाल होता है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं इस हाल में तो आमतौर पर इसलिए तुम्हारे सामने आया हूँ कि तुम मुझे देखकर यहाँ इबरत पकड़ सको। सर, वो मुख्तसर वजूद सी लड़कियाँ इतनी शहज़ोर तो नज़र नहीं आई थी कि आपको उठाकर समंदर में फेंक सकें। शफीशाह ने होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट बरकरार रखी। आहा, मैंने कराह कर कहा, तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि औरत कैसे कैसे शहज़ोरों को कहाँ कहाँ से उठाकर कहाँ कहाँ फेंक सकती है, और वो भी हाथ हिलाने की जहमत किए बगैर। इस दौरान नीचे से एक शख्स मेरे लिए बड़ा सा सूट ले आया। इसे लपेट कर मैंने अरसे से उतरते हुए कहा, चलते हैं। वो मेरे पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला। मैं कहाँ रहा था? आप क्या कह रहे थे? मैं आपको बदस्तूर प्रिंसिस पर ही आप बदस्तूर प्रिंसिपल ही हैं, मैं इस पर तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैंने कहा, मैं आपकी और इन दोनों लड़कियों के तमाम नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए था। शफीशाह बोला, तमाम नकलो हरकत पर? मैंने चुंकते हुए इसकी बात काट दी और पूछा। वो ज़रा झीम कर बोला, मेरा मतलब है जब तक आप उनके साथ थे इस वक्त तक मैंने आप लोगों की नकलो हरकत रखी। इसके बाद आप तीनों नीचे चले गए। फिर मुझे पता चला कि आप कब पानी में उतरे। शायद आप बोर्ड के दूसरी तरफ से उतरे थे या फिर आपको फेंका गया था। नहीं, मैंने रज़ाकाराना तौर पर छलांग लगाई थी। एक तवील डुबकी लगाकर सर पानी से निकाला तो मुझे छोड़कर भाग चुकी थी। मुझे इस वक्त शर्म से डूब मरना चाहिए था, लेकिन मैं तैरता हुआ तुम्हारे पास आ गया। डठाई इसी का नाम है। हम नीचे कैबिन में पहुंच चुके थे। शफ़ी मेरी आंखों में झांकते हुए संजीदगी से बोला, यह महज चंचल अमीरजादियों की शरारत मालूम नहीं होती। मेरा ख्याल है यह आपको नहायत सफाई से नहायत गैर तशद्दुदाना अंदाज में कत्ल करने की कोशिश की। दिलों के भेद अल्लाह जानता है। मैंने दरवेशाना अंदाज में आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा। बहरहाल अभी बात ख़त्म तो नहीं हुई। जो सवाल तुम्हारे जहन में उभरा है ये मेरे जहन में भी डंक मार रहा है। इस सवाल का जवाब लेने के लिए मुझे दोबारा इन नौजवान मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के पास जाना है। मेरे ये कहने से पहले ट्रॉलर प्रिंसेस के ताक़ुब में रवाना हो चुका था, जिसकी रोशनियाँ जजीरे के रोशनियों के करीब पहुँचती दिखाई दे रही थी। एक लम्हे की खामोशी के बाद शफीशाह ने पूछा, बोर्ड पर ख़तरे वाली कोई बात तो नहीं? इन छोटी छोटी लड़कियों से बड़ा ख़तरा इस बोर्ड पर कोई नहीं है। वो मुझे जितना नुकसान पहुँचा सकती थी पहुँचा चुकी हैं। अब ज़रा जान कर इनसे दो बातें करनी चाहिए। मैंने कहा, क्या आप जजीरे से भी दोबारा जाएंगे? इसने पूछा। मैं हालात देखकर फ़ैसला करूँगा। मैंने जवाब दिया, जाना तो पड़ेगा। जजीरे पर मेरी आमद का जो मकसद था अभी तो इसके पूरे होने के दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आए। अगर जजीरे पर आप अचानक किसी ख़तरे में फंस गए तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम किनारे पर रहते हुए क्या कर सकेंगे। मेरा ख्याल है हम लोगों को कासिम बिजली के मकान के आसपास ही मौजूद रहना चाहिए। शफीशाह पुरख्याल लहजे में बोला। वैसे तो वो मकान भी इतना बड़ा है कि 10-20 आदमी अंदर कत्ल हो जाएं तो बाहर वालों को कानों कान पता नहीं चलेगा। मैंने विंडो स्क्रीन के पार जजीरे के रोशनियों की तरफ देखते हुए कहा, अंदर तो जो कुछ होगा इससे मुझे खुद ही निमटना पड़ेगा और जो भी ख़तरा दरपेश होगा इसका सामना करना पड़ेगा। तुम लोगों को तो मैंने तो महज दिल की तसल्ली के लिए बुलाया हुआ है। अगर तुम बर वक्त कुछ ना कर सको और मुझे कुछ हो जाए तो कम अज़ कम बाद में तो बदला ले सको और मुझसे जो काम अधूरा रह जाए इसे मुकम्मल कर सको। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर सब काम बेमानी हो जाएंगे सर। शफीशाह दूर अंधेरे में किसी नामालूम चीज़ को घूरते हुए बोला। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। मैंने एक बाजू से इसे अपने सीने से लगाकर भींचते हुए कहा। इंसान जिससे मोहब्बत करता है वह समझता है कि वो लोग दुनिया में न रहें तो दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, कायनात की गर्दिश थम जाएगी और न जाने क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन दर हकीकत कुछ भी नहीं होता। दुनिया का निज़ाम यूँ ही चलता रहता है। किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी घने जंगल से एक पत्ता टूट कर गिर जाने से जंगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग ये समझते हैं कि इनके मरने से न जाने क्या हो जाएगा, इनमें से किसी बेशतर खुशफहमी में मुब्तला होते हैं। फिर मैंने इसका कंधा थपकते हुए कहा, तुम लोग कासिम बिजली के मकान के करीब आने की कोशिश मत करना। इसकी बहुत सख्त निगरानी होती है।
तुम लोग नज़र में आ जाओगे और कासिम बिजली होशियार हो जाएगा। अगर इसे मेरे बारे में कुछ शक है तो तब भी फ़िलहाल मैं इसे तजब्जुब में रखना चाहता हूँ। अभी तो मुझे ये देखने का मौका नहीं मिल सका कि इसके यहाँ कौन कौन मुकीम था। शफी शाह कुछ न बोला, वो किसी गहरी सोच में था। अब जजीरे की रोशनियाँ वाज़िया दिखाई देने लगी थी और बोट हाउस भी साफ नज़र आ रहा था। प्रिंसेस अभी बोट हाउस में ही खड़ी थी और इसकी बत्तियाँ रोशन थी। 1 मिनट के लिए इंजन बंद कराओ, मैं यहीं उतर जाता हूँ, मैंने शफी शाह से कहा। बाकी फ़ासला मैं तैरते हुए तय करूँगा। समंदर में इस ट्रॉलर की मौजूदगी की तरफ इनका ध्यान ना ही जाए तो बेहतर है। कैप्टन के पास जाकर शफी शाह ने इसे इंजन बंद करने का हुक्म दिया। ट्रॉलर की रफ्तार यकदम कम हो गई। चंद लम्हे बाद मैंने शफी शाह को खुदा हाफिज़ कहते हुए एक बार फिर पानी में छलांग लगा दी और बोट हाउस की तरफ तैरने लगा। ट्रॉलर ने अपना रुख थोड़ा सा बदल लिया। बोट हाउस के करीब पहुंचकर मैंने देखा बोट हाउस के सिर्फ डेक पर एक बत्ती रोशन थी। बाकी बोट में तकरीबन तारीकी ही नज़र आ रही थी। बोट को वहाँ पहुँचने कुछ ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, लेकिन शायद तानिया और सानिया बोट से उतरकर जजीरे पर जा चुकी थी। तहाँ मैंने बोट पर झांक लेना बेहतर समझा। मैंने पूरी तरह कोशिश की कि मेरे तैरने से छड़प की आवाज़ें पैदा ना हों। तकरीबन बेआवाज़ तरीके से तैरता हुआ मैं बोट हाउस में दाखिल हुआ और बोट के अकबी हिस्से में किसी न किसी तरह इस पर चढ़ गया। इसकी गली से गुजरता हुआ मैं इस कैबिन तक पहुंचा जो बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। इस कैबिन की छोटी सी बैजुई खिड़की में मुझे रोशनी नजर आई। नहायत मोहतात अंदाज में इस खिड़की से आंख लगाकर मैंने अंदर झांका तो एक लम्हे के लिए गोया मेरा दिमाग घूम गया। 1 अनार और 100 बीमार वाला मुहावरा तो मैंने बारहा सुना था, लेकिन इस वक्त अंदर 1 अनार 2 बीमार वाला मामला था। वही सब कुछ जो कुछ देर पहले मुझ पर बीत चुकी थी अब इस मोटर बोट के कैबिन पर बीत रही थी। इसकी सफ़ेद वर्दी जिस पर कहीं कहीं ग्रेस के धब्बे थे एक तरफ पड़ी थी। वो 6 फुट से भी निकलते हुए कद का एक तनोमंद और मजबूत नौजवान था। इसकी रंगत गहरी सांवली थी। इस वक्त इसका आबनोसी जिस्म पसीने से भिगा हुआ था। मैं तानिया और सानिया के भूख पर हैरान था। वो वाकई खूनख्वार बिल्लियाँ थीं, अपने आसपास पाई जाने वाले हर चीज़ चट कर सकती थी, मेयार और मर्तबे का ख्याल किए बगैर। इन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि बोट इस वक्त बोट हाउस में ही खड़ी थी। चंद कदम दूर साहिल पर इनके बाप के गुलाम नुमा हर कारे टहलते रहते हैं। यूँ तो बोट का कैप्टन भी इनका एक मामूली कारिंदा ही था। तानिया और सानिया खुद ही मुझे बता चुकी थी कि इन्हें स्टेटस से आए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। लेकिन अगर इनकी बरक रफ्तारी का यही आलम था तो न जाने इनके महल नुमान मकान के अंदर और आसपास बिखरे रहने वाले कारिंदों में कौन कौन इनकी लामहदूद अनायात से फैज़याब हो चुका था। मैंने खिड़की से नज़र हटा ली। बिला ज़रूरत किसी खलवत में झांकते रहना कोई अच्छी बात नहीं थी। मैं दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और नहायत सब्र सुकून से हालात मामूल पर आने का इंतज़ार करने लगा। कैबिन चारों तरफ से बंद था। इसके बावजूद खफीफ सी हवानी आवाज़ें बाहर सुना दे रही थीं। आखिर आवाज़ें थम गईं और गहरा सकूत छा गया। मैं मज़ीद कुछ देर इंतज़ार किया। सकूत बरकरार, सिर्फ समंदर की लहरों का मखसूस शोर एक रिथम के साथ सुनाई दे रहा था। मैं घूमकर कैबिन के दरवाजे तक आया। मैंने ये देखने की जहमत नहीं की कि दरवाज़ा मकफल था या नहीं। मैंने इस पर एक ज़ोरदार लात रसीद की। मेरे लाशौर के किसी गोशे में झुंझलाहट मौजूद थी। दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया और मैं अंदर जा पहुंचा। वो तीनों बेड के बजाय फ़र्श पर दराज थे। मिस्री मम्मियों की तरह सीधे सीधे लेटे हुए थे, लेकिन जिंदा थे और हनूज शुदा नहीं थे। नौजवान कैप्टन हड़बड़ा कर उठा और अपनी वर्दी की तरफ लपका। तानिया और सानी ने इस किस्म की कोई जहमत करने की ज़रूरत नहीं समझी। इन्होंने काहलिया में से अंदाज में नीम व आंखों से मेरी तरफ देखा। वो दोनों वाकई आला नस्ल की कोई ऐसी बिल्लियाँ नज़र आ रही थी जो घर का सारा दूध पी गई थी। तुमने अभी तक इसे समंदर में डुबकी लगाने नहीं भेजा? मैंने नौजवान कैप्टन की तरफ इशारा करते हुए तानिया और सानिया को मुखातिब किया। दोनों ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ मखमूर और थके थके अंदाज में हंस कर रह गईं। दोनों की मरमरी उंगलियों में से दबे हुए थे और कैबिन में चकराते हुए धुएं की बू महसूस होती थी कि सिगरेट चर्च के भरे हुए थे। हेरोइन से होते हुए तो मैं बहू से अंदाज़ा भी ना लगा पाता। लड़कियां समझदार थी, जल्दी मरना नहीं चाहती थी। मुझे देखकर ज़रा भी परेशान या तशवीशज़दा दिखाई नहीं दे रही थी। इन्हें गोया याद भी नहीं रहा था कि वो मुझे मरने के लिए यहाँ से मीलों दूर समंदर में छोड़ आई थी। वो एक बार फिर तरतबा जायज़ा ले रही थी और इनकी आंखों में एक नई उम्मीद उभर आई थी। इनके कभी मुतमईन ना हो सकने वाले क़यामत में जहनों में शायद भर कोई ख्याल जन्म ले रहा था। मैं कांप कर रह गया। खुदाया रहम, ये क्या बदतमीज़ी है। मैं एक बरहम खुरदरी और गर्द आवाज़ सुनकर चूका। मैंने गर्दन ज़रा मोड़कर देखा। नौजवान कैप्टन मुझसे मुखातिब था। वो खींच तान कर किसी न किसी तरह वर्दी उल्टी सीधी करके जिस्म पर टांग चुका था और खश्म की नज़रों से मुझे घूर रहा था। यकीनन कहीं पहलू से अपने जिस्म की मजबूती और अपने कद काट की वजह से ऐसा लगता था। इसके बावजूद मैं इसकी जुर्रत पर हैरान हुए बगैर न रह सका। आखिर वो महज एक निजी बोट का कैप्टन था। फिर मुझे एहसास हुआ कि इसे अपनी औकात भूलने का पूरा हक हासिल था, जिस पर इसकी बेटियाँ आखिरी हद तक मेहरबान थी। इसकी खुद ही तो बुलंद होनी चाहिए थी ना। मैंने इसका सरतापा जायज़ा लेते हुए सर्द लहजे में कहा, वर्दी पहनकर कुछ मुअज़्ज़िज़ नज़र आने लगे हो, मगर इतने नहीं कि मुझे तमीज़ सिखाने लगो। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई बीबियों की इजाज़त के बगैर इस वक्त इस कैबिन में घुसने की? वो चीखा। वो मिठियाँ भींचे मेरे सर पर चढ़ा आ रहा था। शायद वो बीबियों के सामने अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं था। इन्हें मज़ीद भी कुछ करके दिखाना चाहता था। जाओ व्हील रूम में जाकर इंजन का तेल वगैरह चेक करो, मैंने इसका कंधा थपकते हुए प्यार से कहा। मुझे तुम्हारी बीबियों से कुछ प्राइवेट बातचीत करनी है। प्राइवेट का बच्चा,
इसने कुछ और भड़कते हुए कहा। मेरा हाथ झटक दिया। दूसरे ही लम्हे मेरा नहायत नपा तुला और भरपूर घूंसा इसके मुंह पर पड़ा। कैबिन कुशादा था, मगर बहरहाल बोर्ड का कैबिन था, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। वो उछलकर एक चौबी दीवार से जा टकराया और धप से फर्श पर गिरा। इसके ज़रा भी संभलने से पहले मैंने बिजली की सी तेज़ी से बढ़कर इसकी गर्दन पर पाँव रख दिया और बुरी तरह तड़पा। मतलब अपनी गर्दन से मेरा पाँव हटाने के लिए दौरा हो गया, लेकिन मसला यह था कि वो जितना ज़ोर लगाता था इतना ही इसके नरखरे पर दबाव बढ़ता जा रहा। इसकी आंखें हल्कों से निकल आईं। आखिरकार इसने मेरी टांग छोड़ दी और बुरी तरह हाथ पाँव मारने लगा। मेरे ख्याल में इसके लिए इतना ही काफ़ी था। शायद इसे मालूम हो गया था कि ताकत किसे कहते थे। मैंने इसकी गर्दन पर दबाव ज़रा कम कर दिया और कहीं वो मर ना जाए। इसी दौरान वो दोनों मर्दम खौर बिल्लियाँ उठ बैठी थीं और अज़ार करम इन्होंने स्विमिंग कास्ट्यूम को शर्फ़ कबूलियत बख्शते हुए अपने जिस्मों पर सजा लिया था। अपने बाजू घुटनों के गिर्द हमाल किए हुए गोया साहिल की रेत पर बैठी थी और इनके सामने कोई मदारी दिलचस्प तमाशा पेश कर रहा था। इनकी उंगलियों में बदस्तूर सिगरेट सुलग रहे थे। आखिरकार तानिया मिनमिनाई, छोड़ दो बेचारे को, मर जाएगा, इसकी बूढ़ी माँ बददुआएं देगी। मैं तो छोड़ देता हूँ, मैंने इसकी गर्दन से पाँव हटाते हुए कहा। लेकिन तुम दोनों के हाथों मार गया तो इसकी होने वाली बीवी बददुआएं देगी। वो दोनों हम आहंग होकर हंसी। मैं जब कैबिन में दाखिल हुआ तो इनकी आंखें धुंधलाई हुई और ख्वाबज़दा सी थीं, लेकिन अब इनमें लम्हा ब लम्हा चमक बढ़ती जा रही। कैप्टन उठ खड़ा हुआ था। वो अब मुतहम्मिल नज़र आ रहा था। इसकी अकड़ वो निकल गई थी। मेरे बारे में इसकी गलतफहमी दूर हो गई थी। सानिया ने एक शान बेनियाजी से हाथ हिलाते हुए इसे मुखातिब किया। अस्कर जाओ, तुम व्हील रूम में जाओ। आरिफ साहब अब भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, तुम्हें इनसे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं। अस्कर अपनी गर्दन मसलता कैबिन से रुखसत हो गया। अच्छा हुआ सानिया ने मेरा नाम ले लिया, जो दर हकीकत मेरा नाम नहीं था। मैं तो भूल ही गया था किस वक्त मेरा नाम आरिफ था। दोनों बहनें उठकर मेरे दाएं बाएं आन खड़ी हुईं। दोनों ने मेरा एक एक बाजू थाम लिया। इनके हाथ पूरी तरह तप रहे थे। इनके मुख्तसर वजूद में वाकई कभी सर्द न होने वाले आतिश फ़िशा मुक़ीद थे। तानिया ने मुझे बेड पर बैठने का इशारा किया। मैं इस बकरे की तरह अखड़े अखड़े अंदाज में बेड के किनारे बैठ गया, जो किसी भी लम्हे रस्सी तोड़ाकर भाग जाने के लिए तैयार था। तानिया नशीली सी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बड़े मीठे लहजे में बोली, मिस्टर आरिफ, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? उड़कर, मैंने मासूमियत से जवाब दिया। मैं वहाँ गहरे पानी में डूब रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। अचानक परी वहाँ पहुँची। वो तुम दोनों से ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन काफ़ी बैकवर्ड किस्म की थी। सर से पाँव तक ढीले ढाले लिबादे में थी और मेरे ज़्यादा करीब भी नहीं आए। इसे मुझ पर तरस आ गया। इसके पास जादू की छड़ी थी। इसने छड़ी घुमाई, मेरे दोनों कंधों पर निकल आए और मैं उड़ता हुआ यहाँ आ गया। ये कहानी नहीं, आप बीती है, मैंने गोया बुरा मुँह बनाते हुए कहा। हमारा मतलब वही था, हमारी ग्रामर ज़रा कमज़ोर है। तानिया ने गोया माजरत की। सानिया मेरे कंधों पर हाथ फेरते हुए मायूसी से बोली, लेकिन इस वक्त तो आपके पर नहीं है। इस बोर्ड पर कदम रखते ही मेरे पैर टूटकर समंदर में गिर गए थे, कि इसलिए कि अब इनकी ज़रूरत नहीं रही थी। मैंने संजीदगी से कहा। परी तो मेरे दम भी उगाने पर तुली हुई थी, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया। इसकी ज़रूरत नहीं, दुम के बगैर तो काम चल जाता है। बेशक। तानिया ने मुद्दबराना अंदाज में सर हिला। एक लम्हे अजीब सी खामोशी रही। फिर सानिया गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर आरिफ, मजाक तो हो चुका और वो हमें अच्छा भी लगा, लेकिन आप संजीदगी से सच सच बताइए, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जाहिर है तैर कर पहुँचा हूँ, और किस तरह पहुँच सकता हूँ? मैंने गोया जलकर जवाब दिया। वहाँ समंदर में तो दूर दूर तक कोई किश्ती वगैरह मौजूद नहीं थी। मैं बेबसी से अपने आप को डूबने के लिए तो नहीं छोड़ सकता था। मैंने तैरना शुरू कर दिया और आखिरकार यहाँ पहुँच ही गया। वो दोनों एक लम्हे खामोशी से मेरी तरफ देखती रहीं, जैसे दिल ही दिल में मेरी बात की सच्चाई का अंदाज़ा करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर सानिया गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर आरिफ, यू आर रियली अ वंडरफुल मैन। वो तो मैं हूँ, मैंने इंकसार से काम लिए बगैर कहा। अब मुझे भी एक सवाल का जवाब चाहिए। ज़रूर। सानिया बड़े पुरखलूस लहजे में बोली, तुम दोनों ने मुझे डबोकर मारने की कोशिश क्यों की थी? क्या मैं तुम्हारी बोर्ड से इस बांगुड़ किस्म के कैप्टन से भी गया गुजरा था? मैंने बारी बारी इन्हें घूरते हुए पूछा। हरगिज़ नहीं आरिफ डार्लिंग, सानिया बड़े प्यार से बोली। तो तुमने अस्कर से कहीं ज़्यादा शानदार आदमी हो। तुम्हारा और इसका क्या मुकाबला? वो तो सिर्फ आड़े वक्त का सहारा है, और तुम पर आड़ा वक्त का गालिबन बड़ी जल्दी आता रहता है। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कंधे उचका कर रह गए। मैंने अपने लहजे में ज़रा सर्द महरी लाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा सवाल अभी तक जवाब का मुंतज़िर है। तुम दोनों ने मुझे हलाक करने की कोशिश क्यों की थी? दोनों बहनों की आंखें फैल गईं। तानिया हैरत से बोली, क्या आप वाकई संजीदगी से यह सवाल कर रहे हैं? मैं तो समझी आप मजाक में पूछ रहे हैं। हमें भला आपको हलाक करने की क्या ज़रूरत थी? आप तो हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान हैं। ख़ुसूसन जिस वक्त हमने आपको पानी में छोड़ा, इस वक्त तक तो आप हमें बहुत अजीज़ हो चुके थे। क्या आप अपनी अजीज़ हस्तियों को हमेशा शार्क मछलियों वगैरह के सपोर्ट कर दिया करती हैं? मैंने मुलायमे से पूछा। ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर आरिफ, आपको वाकई गलत फहमी हुई है। इस बार तर्जमानी के फ़राइज़ सानी ने संभाल लिए। हमने आपको डूबने के लिए वहाँ नहीं छोड़ा था। हमें मालूम था आप डूबने वाली चीज़ नहीं है। हम आपकी मजबूती को आजमाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि आप तैर कर यहाँ तक पहुँच सकते हैं या नहीं। हमें 90% यकीन था कि आप पहुँच सकते, सिर्फ 10% शक था। अब आप पहुँच गए हैं तो वो 10% शक भी दूर हो गया। तो क्या अब मुझे कोई अवार्ड वगैरह मिलेगा? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। हम दोनों क्या किसी अवार्ड से कम हैं आरिफ साहब? इसने
सानिया ने अपनी और तानिया की तरफ इशारा किया। ये दोनों अवार्ड तो मैं हासिल कर चुका हूँ। बाज़ अवार्ड जितनी मरतबा मिलें कम होते हैं। क्या आप अभी इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं हुए आरिफ साहब? तानिया ने लुकमा दिया और तिरछी नज़रों से मेरी तरफ देखा। इन अवार्ड्स की क्या वक़्त हो सकती है जिससे घर के नौकर भी खिलौनों की तरह खेलते फिरते हैं? मैंने कहा। पहली मरतबा मैंने दोनों बहनों के चेहरे पर एक अजीब सा तगय्युर आते देखा। फिर सानिया कंधे उचकाते हुए बोली, हम दोनों बहनें तबकाती इम्तियाज़ की कायल नहीं हैं। दिल जिस पर आ गया सो आ गया। ये दिल आना नहीं कुछ और है। चलिए कुछ और सही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सानिया बोली, दरअसल आप दोनों अज़मत किरदार की इन बुलंदियों पर फायज़ हो चुकी हैं कि अब आपके लिए किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ़ से मैंने पूछा, अगर आपके वालिद साहब को पता चल जाए कि आपकी बोर्ड का कैप्टन आपके लुत्फ़ करम और अनायास से किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रहा है तो इनका रद्दअमल क्या होगा? कोई ख़ास नहीं। तानिया बेपरवाही से बोली, वो कहेंगे कोई बात नहीं, बच्चियाँ हैं, यही तो इनके खेलने खाने के दिन हैं। नौजवानी में ऐसा होता है। खुले बागों में परवान चढ़ने वाले दरख्तों को हवा तो लगती ही है। वो कुछ इस किस्म की बातें करेंगे। फिर ये जिक्र छेड़ने वाले से पूछेंगे कि इसने इनकी बेटियों की टो में रहने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी, और यकीनन वो ये पूछेंगे कि आरिफ साहब इस बात का भी बहुत ही ज़्यादा बुरा मनाते हैं कि कहीं कोई इनकी या इनके घर के किसी फ़र्द के टो में रहे। इस जजीरे के आसपास पाई जाने वाली बेशुमार मछलियाँ इन लोगों के गोश्त पर पली हैं जिन्हें टो में रहने की बुरी बीमारी लाहक थी। बस बस, मैंने हाथ उठाते हुए हल्का सा कहका लगाया। धमकियाँ देने की ज़रूरत नहीं। मेरा इनसे इस मौजू पर बात करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे पास इस किस्म के बेहुदा मौज़ूआत पर बात करने के लिए वक्त नहीं था। मैं तो यूँ ही अपनी मालूमात में इजाफे के लिए पूछ रहा था। अंदाज़ा लगाना चाहता था कि बाज़ वालिदैन ज़हनी तौर पर कितनी तरक्की कर गए। आपके वालिद मोहतरम के अफ़कार और ख़यालात से आगाही हासिल करके जी खुश हुआ है। मैंने मुरब्बियाना अंदाज में सर हिलाया। वो दोनों खी करने लगी। फिर सानिया संजीदा होते हुए बोली, वैसे आरिफ साहब आप हैं कुछ अजीब से आदमी। मैं आपको दयानत दियारी से बता रही हूँ कि आपके बारे में कोई बात मेरे जहन में खटक रही है, लेकिन मैं इसकी निशानदही नहीं कर सकती कि वो क्या है। काश आप अपनी ज़ात को पूरी तरह हम पर आया कर सकते। काश हम दोनों बहनें आपको बेहतर तौर पर जान सकती। एक बहुत बड़ा काश है, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। सानिया अपने तराशीदा बालों को खफीफ से झटके से पेशानी से हटाते हुए बोली, खैर हमें इस पर कोई तशवीश या परेशानी नहीं है कि हम आपको पूरी तरह नहीं जानते। किसी को जाने बगैर अगर इंसान का मकसद पूरा होता रहे तो जानने मानने की कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं रहती। बेशक, मैंने पुरजोश अंदाज में तायद में सर हिलाया। मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर मुझे चंद दिन आप जैसी अदीम हस्तियों की सोहबत में रहने का मौका मिला तो मैं बहुत कुछ सीख सकूँगा। इसमें तंज़ की कोई बात नहीं है आरिफ साहब। तानिया संजीदगी से बोली, इंसान इस दुनिया में वाकई एक दूसरे से बहुत कुछ सीखता है। अच्छे बुरे सब इंसानों से कुछ ना कुछ सीखता है। सानिया बोली, बहरहाल एक बात तय है, हम ख्वाह अभी तक आपको जान नहीं सके लेकिन मान ज़रूर गए हैं। आप तैर के यहाँ तक पहुँच गए। आप एक गैर मामूली इंसान हैं। हमें आपके गैर मामूली होने का अंदाज़ा तो पहले ही हो गया था, लेकिन अब यकीन हो गया है और हम दोनों बहनें गैर मामूली इंसानों की ज़बरदस्त कदरदां हैं। चलिए, मैंने मान लिया। अब प्रोग्राम क्या है, घर वापस चलना है या नहीं? मैंने पूछा। ज़रूर चलना है। तानिया कुछ और करीब खिसकते हुए बोली, लेकिन क्यों ना चलने से पहले वो मैंने खेज अंदाज में की करने लगी। तानिया भी कुछ और करीब खिसकते हुए इसकी हंसी में शरीक हो गई। हैरत से वाकई मेरी खोपड़ी में झमाके से होने लगे। मैंने बारी बारी इन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों वाकई गैर इंसानी मखलूक हो। हमें भी यही लगता है। तानिया बोली। फिर इसने कंधे उचकाए। लेकिन क्या करें, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अब तो कुछ नहीं हो सकता। हमें जैसा बनना था बन। इनकी मरमरी बाहों के हल्के तंग होने लगे। मैंने खुद पर काबू रखते हुए ज़रा सख्ती से इन्हें धकेलते हुए कहा, तुम्हारी बोर्ड का कैप्टन असगर खासा लंबा तिरंगा और मजबूत जो नौजवान है, तुम देख चुकी हो। इसके लिए मेरा एक घोंसा ही काफ़ी साबित हुआ था। बेशक, बेचारा असगर, तुमने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। सानिया तरहम अमेज़ लहजे में बोली, अगर वैसा ही एक और घूंसा तुम दोनों के मुंह पर पड़ गया तो तुम्हारा क्या हशर होगा? मैंने मुलामे से पूछा। ओ नो, तानिया तेज़ी से बोली। दोनों की आंखें फैल गई थीं। हमें आपसे इस कदर बज़्ज़ोकी और बेहूदगी की तवक्का नहीं है। मैं इससे ज़्यादा बज़्ज़ोक और बेहुदा इंसान हूँ। मैंने कहा, आखिर बात क्या है? क्या बहुत देर तक समंदर में रहने की वजह से ठंड आपके दिमाग पर चढ़ गई है? सानिया ने मुलामे से पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है। ठंड तो अभी किसी तरफ से मेरे पास भी नहीं पटकी। बस वैसे ही तुम दोनों की तरफ से दिल कुछ खट्टा सा हो गया है। ये बात तकरीबन सही थी। दोनों बहनों को गोया धचका सा लगा। तानिया धीमे लहजे में बोली, पहली बार अपनी तरफ से इतनी जल्दी किसी का दिल खट्टा होते देखा है। सानिया पहले ही कह चुकी है कि मैं कुछ अजीब सा आदमी हूँ। मैंने इसे याद दिलाया। मेरा ख्याल है हम जो आपको समंदर में छोड़कर भाग आई थी, आप इस बात का कुछ ज़्यादा ही बुरा मना गए हैं। तानिया बोली, मुमकिन है ये बात भी हो, मैं यकीन से नहीं कह सकता। मैंने मबहूम लहजे में कहा। बहरहाल इंसान लाशऊरी तौर पर सोचने पर मजबूर तो होता है कि एक बार वो पटरी से उतरा तो गहरे पानियों में आँख खुली, दूसरी बार पटरी से उतरा तो कहीं कब्र में ना आँख खुले। मुनकर नकीर गुजर लिए सामने ही खड़े हों। मेरे गुनाहों की फहरिस्त तो वैसे ही काफ़ी लंबी है, हमें इससे ज़्यादा लंबी शायद ना हो। सानिया भरा हुआ एक नया सिगरेट सुलगा कर धुएँ का मरगुला मेरे मुंह पर छोड़ते हुए बोली। मैंने हाथ हिलाकर धुआं अपने चेहरे के सामने से उड़ाते हुए कहा, ऐन मुमकिन है मैं गुनाहों की फहरिस्त की तवालत के सिलसिले में आप जैसी अजीम ख़वातीन से मुकाबला नहीं करना चाहता।
तानिया ठंडी सांस लेकर बोली, बहरहाल हमें अफसोस है कि हमने आपको तैराकी की सलाहियतें आजमाने का शौक़ में, या यूँ कहिए किसी हद तक मजाक में एक शानदार आदमी को हाथ गंवा दिया है। सानिया इसे कोहनी मारकर बोली, ऐसा ना कहो, ऐसी मायूसी की बातें ना करो। तुम तो अभी से फ़िल्म को दी एंड लगा रही हो। अभी तो आरिफ साहब हमारे मेहमान हैं, अभी ना जाने इनके कितने दिन का क़याम हो। इंसान के ख़यालात बदलते क्या देर लगती है। ऐन मुमकिन है आज रात में ही ख़यालात बदल जाएँ। रात बड़ी जालिम चीज़ होती है। क्यों मिस्टर आरिफ? इसने नहायत मासूमियत से मेरी तरफ देखा।